तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने कल रात को मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट अच्छे से देख लिया होगा। एक भी परसेंट की लापरवाही इस टाइम मुझे नहीं चाहिए, ना मैं कर रहा हूं ना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं। अगर तुम रियली कोऑर्डिनेट कर रहे हो मेरे से, मेरे हिसाब से चल रहे हो ना क्लास, डेफिनेटली क्लास बहुत अच्छे नंबर आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है। और 3-4 दिन आपने इतनी मेहनत करी, शायद इतनी साल भर नहीं करी होगी कभी। तो आज मैं वन शॉट लेके आया हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। चैप्टर 1 से लेकर पूरा चैप्टर 10 तक कंपाइलेशन है। फोर्थ और 8 चैप्टर जो है सिलेबस के अंदर नहीं है। ये सारा का सारा आज शाम मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूं क्लास, ये मॉर्निंग में लॉन्च कर रहा हूं वीडियो। तुम्हें इवनिंग में आज शाम तक एट एनी कॉस्ट ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना है। जब ये आप खत्म कर लोगे, आज का टारगेट हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 15 तारीख और 16 तारीख बचेगी, जिसके अंदर हम और बहुत सारी प्रिपरेशन करेंगे। एसपीसीसी ऐप पे मैंने बोला था मॉक टेस्ट आ चुका है, 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट। उसका लेवल देख लेना क्लास, आप इतनी मेहनत लगी है उसमें, 3 के 3 मॉक टेस्ट। उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने खुद वीडियो सॉल्यूशन दिया आप लोगों को, कहां कहां कितने कितने नंबर कटेंगे, कहां कितने नंबर मिलेंगे, क्या गलती करोगे, कितने वर्ड में लिखना है, आंसर कैसा होना चाहिए, सब कुछ बता रखा है। 3 मॉक टेस्ट जरूर बना के जाना क्लास, बिल्कुल लापरवाही मत करना। एनी 3 डेज आप क्लास 13, 14, 15 को बना रहे थे क्लास, या 15, 14, 15, 16 को बना रहे हो, 3 मॉक टेस्ट जरूर 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 बना के जाना। सीबीएसई का सैम्पल मैं करा दूंगा क्लास, एक्स्ट्रा और जो भी चीजें हैं मैं करा दूंगा। आज तुम पहले शाम तक मुझे ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वन शॉट खत्म करके दो। चलो, ऑल द बेस्ट। एंड तक क्लास रुकना नहीं, बीच में स्किप मत करना, एंड तक आप देखना। बीच में हर चैप्टर के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो तो ले लेना, बट 8 के 8 चैप्टर क्लास किसी भी कीमत पे 2 घंटे लगाओ, 2.5 घंटे लगाओ, बट इसे खत्म करके एकदम लेना। आज शाम को क्लास मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्लास इसको वन शॉट को एंजॉय करो। सबसे पहले बात करें ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में एक बैटल लड़ा गया। इसका नाम था क्लास बैटल ऑफ प्लाजे। बैटल ऑफ प्लाजे के अंदर इन लोगों ने सीधे बंगाल पे अटैक किया। सिराजुद्दौला उस टाइम क्लास बंगाल को रूल कर रहे थे क्लास, उनको हरा के 23 जून को क्लास इन्होंने इंडिया में बंगाल से कदम रखा और धीरे धीरे क्लास इन्होंने पूरी इंडिया पे कब्जा जमा लिया और आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। लगभग 190 साल तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाए रखा। इनका मेन पर्पस था क्लास कि वो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रीज बन रही थी ब्रिटेन में, उस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। इन्होंने इंडिया को फुल ऑफ रॉ मटेरियल पाया और इन्होंने इंडिया पे कब्जा कर दिया। यहाँ से सारे के सारे रॉ मटेरियल को अपने देश में ले गए, उससे फिनिश गुड्स बनाया, अपने यहाँ कारखाने डेवलप किए और फिर वही सामान इंडिया में वापस आके बेच दिया। इंडिया के लोगों को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया क्लास अंग्रेजों ने, जिसके बाद बहुत मेहनत के बाद क्लास हमें आजादी मिली। आजादी मिलने से पहले हमारा भारत कैसा था? सबसे पहली बात, प्रोस्परस इकोनॉमी क्लास। हमारे पास फूड ग्रेन्स की कोई कमी नहीं थी, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट से सेल्फ रिलायंट थे। हम लोग क्लास किसी और पे अनाज के लिए डिपेंड नहीं थे। एग्रेन इकोनॉमी, लगभग 4 में से 3 लोग यानी 75% जो पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी कर रही थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अनाज की। उस टाइम पे रोटी कपड़ा मकान सफिशिएंट हुआ करता था, उसमें हम लोग क्लास फुलफिल थे। इंडिया वाज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड अदर फूड क्रॉप में हमारे पास सफिशिएंट था। और हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत पॉपुलर था पूरे वर्ल्ड में क्लास। हमारे क्राफ्ट्समैन अपने अच्छे क्राफ्ट्समैन के लिए, क्राफ्टमैनशिप के लिए अच्छे अच्छे क्लास, कढ़ाई बुनाई का काम जो भी होता है, प्रेसियस स्टोन हो गया, मेटल्स हो गया, इनके लिए क्लास बहुत फेमस थे हमारे इंडियंस। और क्लास अलग अलग कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को। ये सारे क्लास देखो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, आप देखोगे कितने सुंदर तरीके से क्लास हाथों से बुनाई होती थी, लोगों को इनकम जनरेट होता था और काम इतना बारीक, इतना अच्छा होता था कि क्लास पूरे वर्ल्ड में क्लास हमारे प्रोडक्ट के चर्चे थे। अब बात करें क्लास अलग अलग सेक्टर में अंग्रेजों ने किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, फिर इंडस्ट्रियल, डेमोग्राफिक, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल और क्लास सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इन्होंने किस तरीके से तबाह किया, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह किया इन्होंने। मेन रीजन था क्लास लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। इन्होंने जमींदारों से बोल रखा था कि आप जितना ज्यादा किसानों से काम करवाना हो कराओ, बस हमें लगान टाइम पे देते रहना, हम तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। जिसकी वजह से जमींदार जो है, जमींदारी प्रथा चालू हुई, लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू हुआ। इसके तहत जमींदार दबादब लूटने लगे क्लास, किसानों को बहुत ज्यादा काम कराते थे और उन्हें अनाज का छोटा सा हिस्सा देते थे, जिससे क्लास उनकी पूर्ति भी नहीं होती थी और वो सारा का सारा पैसा क्लास सरकार को लगान देते, टैक्स देते थे। फिर इन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर को, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा। इन्होंने बोला फूड क्रॉप मत उगाओ, अनाज गेहूं मत उगाओ क्लास। इन्होंने फोर्स किया लोगों को क्लास क्या, कैश क्रॉप उगाने के लिए, सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो, आप ये सारी चीजें उगाओ, हम आपको पैसे देंगे और आप उस पैसे से सामान खरीद सकते हो। मॉनेटरी इकोनॉमी को यहाँ पे प्रमोट किया गया। लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी,
इंस्पाइट दिस अंग्रेजों ने क्लास कोई खास डेवलपमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से हमारे पास जमीन ज्यादा होते हुए भी आउटपुट जो हमारा निकल के आ रहा था बहुत कम निकल के आ रहा था। कीटनाशक अच्छे नहीं थे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हमारे पास नहीं था, मशीनरी नहीं थी, अच्छी बीज नहीं था, हम बारिश पे डिपेंड थे, जिसकी वजह से क्लास आउटपुट बहुत कम होता था। जमीन ज्यादा थी लेकिन जो उपज निकल के आती थी वो थोड़ी सी निकल के आती थी, और किसी ने भी क्लास इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये 4 रीजन थे एग्रीकल्चर को खराब करने के। अब बात करते हैं हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको इन्होंने किस तरीके से तबाह किया। सबसे पहले इन्होंने डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया एक टैक्स सिस्टम लगा के, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कि इंडिया से कोई भी फिनिश गुड्स अगर बाहर जाएगा तो उस पर हैवी टैक्स लगेगा, ताकि लोग फिनिश गुड्स बाहर ना भेजें, और अगर भेजेंगे भी टैक्स इतना ज्यादा होगा बाहर के लोग खरीदेंगे नहीं, अपना आप इनका धंधा बंद हो जाएगा। और बाहर से कोई भी फिनिश गुड्स आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं। मतलब यार ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंडिया में लेके आ रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं, और लेकिन अगर इंडिया से फिनिश गुड्स ब्रिटेन में लेके जा रहे हो उस पर हैवी टैक्स, सो दैट कि ब्रिटेन का माल इंडिया में बिके सस्ता और लोग खरीदें, और इंडिया का माल ब्रिटेन में ना बिके, कहीं भी ना बिके, सो दैट इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ओनर थे वो सब बर्बाद हो गए क्लास। जिसकी वजह से क्लास धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को इंडिया ने फॉलो किया, इंडिया को बाहर का सामान सस्ता पड़ रहा था इंडिया के लोगों को, जिसकी वजह से क्लास धीरे धीरे हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर आता गया, हमें वो चीज सस्ती मिलने लगी। जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे उन्होंने टफ कॉम्पिटिशन दिया हैंडमेड प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से क्लास बेरोजगारी होने लगी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हम लोग उन पर डिपेंड होने लगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है क्लास ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ क्लास कि हम लोग उन पर डिपेंड हो गए और हमारे यहाँ बेरोजगारी होने लगी। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार कुछ खास ध्यान नहीं दी, सरकार रेलवे पे, कम्युनिकेशन पे, इन सब पे ध्यान दे रही थी, इंडस्ट्री पे सरकार ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ कैपिटल गुड की इंडस्ट्री बहुत कम थी, मशीनरीज की इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत कम थी, जिसकी वजह से क्लास हम खुद भी अपने कारखाने नहीं बना पा रहे थे। और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में जो था वो बहुत ही कम था, क्योंकि कारखाने हमारे यहाँ ना के बराबर थे। अब बात करते हैं क्लास फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की बात करें हम लोग कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड में हम लोग बन गए थे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, हम सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे यहाँ से बस रॉ जा रहा था और हम इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के। हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे कि हमारा बीओपी जो है वो सरप्लस में आ गया, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स का, एक्सपोर्ट कर रहे थे क्या रॉ मटेरियल का। और ये हुआ किसकी वजह से क्लास, एक स्विस कनाल की वजह से। स्विस कनाल इजिप्ट की सरकार ने बनाया, 1869 में कंप्लीट हुआ, 1859 में काम चालू हुआ, 10 साल लगे इस कनाल को बनाने में, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, यानी कि हमारे मुंबई पोर्ट से लेकर लंदन पोर्ट तक जाना बहुत छोटा बन जाता है, आसान रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से क्लास अंग्रेज दबादब यहाँ से सामान उठा उठा के अपने देश में ले जा रहे थे। और क्लास ब्रिटेन लगभग 50% ट्रेड कर रहा था हमारी कंट्री से, बाकी श्रीलंका चाइना पर्सिया ये लोग कर रहे थे। फिर अच्छा ठीक है सर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे पैसा भी आ रहा है, इस पैसे को इन्होंने अपने फायदे के लिए लगाया, वर्ल्ड वॉर में लगाया इस पैसे को बाहर से इनविजिबल सर्विसेज को मंगाने के लिए, इनविजिबल आइटम को मंगाने के लिए, और जो कॉलोनियल स्टाफ थे उनको पेमेंट करने के लिए इस पैसे को लगाया। जो एक्सपोर्ट करके पैसा कलेक्ट किया ब्रिटेन से वो भी ब्रिटेन को भेज दिया वर्ल्ड वॉर 2 में लगाने के लिए, यानी कि पैसा हमारे देश में बचा ही नहीं, ना सामान बचा ना पैसा बचा। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफिक कंडीशन की, तो सबसे पहले क्लास हाई बर्थ रेट डेथ रेट, बहुत ज्यादा लोग पैदा हो रहे थे। बर्थ रेट का मतलब 1000 में से कितने लोग पैदा हो गए, डेथ रेट का मतलब 1000 में से कितने लोगों की मृत्यु हो गई, वो बहुत ही हाई था। ध्यान रखना क्लास, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही हाई था। लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, और केरला में सबसे ज्यादा और बिहार में सबसे कम। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एक इंसान ऑन एवरेज कितने साल जिएगा, वो भी क्लास लगभग 32 ईयर्स थी उस टाइम पे, जो कि बहुत कम थी। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट जो है वो बहुत हाई था, 1 साल की उम्र में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, हर 1000 में से कितने बच्चों को डेथ होती है, दिस इज कॉल्ड इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, जो कि 200 प्लस था उस टाइम पे इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, यानी कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं लगभग 240 बच्चों की जान चली जाती थी विद इन 1 ईयर। तो हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन था वो भी अच्छा नहीं था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, सिर्फ 10% लोग सेकेंडरी में और क्लास 17% लोग टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे थे। उस टाइम पे हमारे मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। लास्ट है क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ 2 डेवलपमेंट किया, सबसे पहले रेलवे, दूसरा है क्लास कम्युनिकेशन। इन्होंने क्लास रेलवे बनाया क्लास, और इन्होंने क्या बनाया कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो जो रेलवे है 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ, 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ। पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने, लगभग 57 मिनट में 33.8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। 16 अप्रैल 1853, 16 ऑफ अप्रैल 1853 में। ऑब्वियसली क्लास रेलवे के आने से बहुत फायदा हुआ, लॉन्ग टर्म जो डिस्टेंस थे दूर दूर के वो हमारे खत्म हो गए। इवन क्लास सामान को दूर दराज भेजा जाने लगा, जहाँ पे क्राइसिस थे, फूड नहीं मिल रहा था, वहां तक अनाज भेजा जाने लगा, गाँव गाँव से अनाज को कलेक्ट किया जाने लगा, और मार्केट डेवलप हुआ।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लगा रेलवे के आने से, सीधी सी बात है, सामान हर जगह जगह से कलेक्ट कर रहे थे। और कमर्शलाइजेशन होने के बाद, जैसे कमर्शलाइजेशन हुआ, हर जगह से क्लास इनको अनाज कलेक्ट करना था, गांव गांव से सब लोग जो है कमर्शलाइज कर रहे थे, चीज़ों को बेचने के लिए बना रहे थे, तो उसके लिए इन्होंने रेलवे बनाया। उसमें हमारे देश का ही पैसा लगा, हमारा ही बजट क्लास बहुत बुरी तरह गिराया इन्होंने। कम्युनिकेशन की बात करें, पोस्ट और टेलीग्राफ, आम जनता के लिए पोस्ट, चिट्ठी और टेलीग्राफ। आजकल मोबाइल फोन पे वीडियो कॉल करते हो ना क्लास, स्ट्रीमिंग होती है, वो सब नहीं था पहले, चिट्ठी लिख के भेजते थे, 10-15 दिन में रिप्लाई आता था। नेक्स्ट है क्लास टेलीग्राफ। टेलीग्राफ एक ऐसा मीन जो वायरिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को भेजते थे, सो दैट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो किसी इंफॉर्मेशन कहीं भेजेंगे तो वो क्लास चिट्ठी लिख के नहीं भेज सकते, वायरिंग के थ्रू भेजते थे। तो दो डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अंग्रेज आए, हमारे देश को बुरी तरीके से लूटा, लोगों को नुकसान पहुंचाया, फिजिकली मेंटली बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके चलते भी वो कहता है ना, हर बुराई में भी कुछ अच्छाई होती है, तो यहाँ पे कुछ अच्छाइयां आ गई क्लास, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गए। हालांकि जब पार्टीशन हुआ तो जूट इंडस्ट्री को हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। पार्टीशन में कौन सी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ? जूट इंडस्ट्रीज को। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सबसे पहला सेल्फ सफिशिएंसी, भाई मारपीट के अनाज उगाया जाता था, लेकिन हम लोग क्लास अनाज उगाने लगे तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा माध्यम बन गया रेलवे के आने के बाद, ऑब्वियसली क्लास चाहे सामान भेजना हो, चाहे क्लास पैसेंजर्स को भेजना हो, दूर दराज भेजना आसान हो गया, जो पहले नहीं था। मॉनेटरी इकोनॉमी, कमर्शियलाइजेशन जब हुआ तब क्लास लोगों को बोला गया कि मैं आपको पैसे देंगे, आप पैसे सामान खरीदो, तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे कम होने लगा और लोगों को पैसा मिलने लगा और मॉनेटरी इकोनॉमी प्रमोट हुआ। चेक ऑन फेमाइन, कहीं भुखमरी आती थी क्लास तो वहाँ पे रेलवे के थ्रू वहाँ पे अनाज सरकार लेके पहुंचा देती थी, जिसकी वजह से क्लास भुखमरी भी कहीं ना कहीं खत्म हुई और हमें बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिल गया। अंग्रेजों ने जिस तरह शासन किया, हमारे पार्लियामेंट हाउसेस बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था, इन सब चीज़ों से बना बनाया हमको मिल गया, जिसकी वजह से हमारी सरकार को आगे काम करना, उसको शासन करना, उसमें रूल्स को चेंज करना आसान हो गया। कंप्लीट बना बनाया सेटअप मिला, बस हमें अच्छे नियम लाने थे। जो डिफरेंशियल नियम है, जो सरकार ने गलत नियम बना रखे थे अंग्रेजों ने, वो हटा के हमें अच्छे नियम लाने थे। सबसे पहले बात करें 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद 1950 से 1990 का दौर हम पढ़ने वाले। इसके अंदर सरकार सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखती थी, जो भी क्रूशियल डिसीजन है सरकार खुद लेती थी। इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला सवाल ये आया कि भाई हम लोग किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम को बनाएंगे। किसी भी कंट्री के अंदर तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या सामान बनाए, किस क्वांटिटी में बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव से यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव, कौन सा यूज करें प्रोडक्शन करने के लिए, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, हमारे कस्टमर कैसे होंगे, किस टाइप के गुड्स हम उनके लिए बनाएं। ये तीनों के तीनों को प्रॉब्लम करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तीन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी थी और इंडिया को किसी एक टाइप की इकोनॉमी को चूज करना था। सबसे पहला है कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स लेते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा है सोशलिज्म या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये तीनों डिसीजन सोशल वेलफेयर के मोटिव से सरकार लेती है। यहाँ पे जो मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ मोटिव सोशल वेलफेयर है, और दोनों का मिक्स जो है वो है मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम के डिसीजन सरकार और प्राइवेट फर्म्स दोनों मिलकर देती है डिसीजन। डिमांड सप्लाई फैक्टर्स को भी दिखा जाता है, सरकार को भी दिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे दोनों होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जिन्होंने डिसाइड किया कि 5-5 साल की प्लानिंग की जाएगी। 5-5 साल का प्लान किया जाएगा कि अगले 5 साल में कौन कौन से मुद्दों को उठाना है, अगले 5 साल में क्या क्या चीज़ें ठीक करनी, क्या क्या बेहतर करना है। इतना बड़ा देश है, इसको ठीक करने के लिए धीरे धीरे क्लास 5 ईयर्स प्लानिंग आने लगी। 1950 में क्लास प्लानिंग लॉन्च हुआ, 5 ईयर प्लानिंग, जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन ने क्लास 1951 में अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, पंचवर्षीय योजना, और ये 1951 से लेकर 1956 तक 31 मार्च तक चला। और ये आखिरी 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 से 2017 तक चला, और ये इंडिया का आखिरी 5 ईयर प्लान था। इसके अलावा प्लान हॉलिडे आपको याद रखना है क्लास, ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, जो तीसरा 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया, इसकी वजह से क्लास ये 1966, 67, 67, 68, 68, 69 ये 3 साल को बोला था प्लान हॉलिडे, राइट। और जो बड़े प्लान होते हैं 20 साल में अचीव होते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस किया नीति आयोग ने। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है क्लास? थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। और इन सब के, चाहे प्लानिंग कमीशन हो चाहे नीति आयोग, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो क्लास प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो करंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इनके चेयरमैन होंगे। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान था उसके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स थे, वो 4 थे। सबसे पहला है ग्रोथ।
अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी ग्रोथ होगा और लोगों का भला भला होगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। अगर सरकार तरक्की करे, सरकार देश का भला करे, हर जगह क्लास ग्रोथ करे, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो क्लास प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, अगर ग्रोथ होगा तो सीधी सी बात है लोगों का भला होगा, लोगों की इनकम जनरेट होगी। अगर हमारा देश ही तरक्की करेगा, सरकार हमारे लिए फैसिलिटी अच्छी रख देगी, तो हम भी वहाँ पे क्लास फायदा उठा सकते हैं। अगला है मॉडर्नाइजेशन, हर सेक्टर में, नॉट इन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। आजकल का जमाना मॉडर्न टेक्निक का जमाना है, लेजर ऑपरेशंस होते हैं, बिना चीरफाड़ के आजकल ऑपरेशन किए जाते हैं, लोग चांद तक जाने की बात करते हैं, लोग क्लास आज रोबोटिक सिस्टम देख रहे हैं, क्लास ड्राइवरलेस कार का जमाना है, ऑटोमेटेड मशीन का जमाना है, क्लास बहुत सारे ऐसे फीचर्स कंट्री में मॉडर्नाइज हो रहे हैं धीरे धीरे। बुलेट ट्रेन तक की बात चलती है, हाइपरलूप ट्रेन की बात चलती है, और यहाँ पे एक से दूसरी जगह तक बहुत कम समय में पहुंचा जा सकता है। बहुत सारी फैसिलिटीज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी लेके आना चाहिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना चाहिए ताकि कम जगह पे आउटपुट ज्यादा उगाया जा सके। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भर, हम लोग किसी कंट्री पे डिपेंड ना हो, हमारा क्लास खुद का अपना सिस्टम हो जहाँ पे हम सारी चीज़ें क्लास खुद बना सकें, हम लोग चीज़ों को इंपोर्ट ना करें, और खासकर अनाज का। और है क्लास इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, देश में हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत गरीब बहुत अमीर भी, तो इनके बीच का जो फासला है उसे कम करना है। जो गरीब वर्ग है उनको सब्सिडी देना है, अमीरों से टैक्स कलेक्ट करना है, गरीबों को देना है, ताकि हर देश में हर कोई जिंदा रह सके, देश में क्लास हर कोई सर्वाइव कर सके। ये गोल है क्लास लॉन्ग टर्म गोल 5 प्लान। अब बात करते हैं 1950 से 1990 में हमारे देश का एग्रीकल्चर जो था वो कैसा था। लो लेवल प्रोडक्टिविटी, आउटपुट बहुत कम था, कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग बारिश पे डिपेंड करते थे, तो आउटपुट बहुत कम था। डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, मैंने अभी बताया क्लास, लोग बारिश पे डिपेंड थे, अच्छी बारिश होगी तो फसल, अच्छी नहीं तो नहीं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, गांव में पूरा परिवार एक जगह लग जाता है काम में, जहाँ 4 लोगों की जरूरत है वहाँ घर के 8 लोग काम कर रहे हैं, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, कि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, जबकि 2 लोग कर सकते हैं उसको, लेकिन 4 कर रहे हैं, 4 कर सकते हैं 8 कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, 1950 से 1990 तक किसी ने सोचा नहीं था कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचेंगे। वो अनाज उगाते थे, सब्जियां फल फ्रूट उगाते थे अपने लिए, ज्यादातर लोग अपने कंजप्शन के लिए, भैया ठीक है हम उसको खुद यूज करेंगे। लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज है, उस टाइम पे लोग कंजप्शन के लिए काम करते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स, ओनर और टिलर, आजादी मिल गई लेकिन जो नेगेटिव रिलेशनशिप थे, जो लगभग 100 साल पुराने रिलेशनशिप्स थे ओनर और टिलर के, वो क्लास खत्म नहीं, वो अभी भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते थे ओनर्स और टिलर्स में। लोगों के पास जमीन थी लेकिन दूर दूर स्कैटर्ड प्लेसेस में, थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी वहाँ, जिसकी वजह से वो कहीं भी अच्छे से खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। अब बात करें क्लास यहाँ पे, उसके बाद आया क्लास रिफॉर्म, सुधार आया, और सुधार आया क्लास सबसे पहला रिफॉर्म्स है लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं क्लास इसको। लैंड रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया, जो भी रूल रेगुलेशन थे लैंड के रिगार्डिंग उसको ठीक किया, उसको क्लास पुराने रूल रेगुलेशन खत्म करके नए नियम कानून बनाए क्लास, और इन्होंने इंटरमीडियरीज को हटा दिया। पहले किसान जमींदार के यहाँ जाके काम करता था, किसानों को जमीन दे दी सरकार ने, किसान अपनी जमीन पे ही खेती बाड़ी करेगा। और रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को रेगुलेट कर दिया कि भैया आप इससे ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते, इसको 1/3 रेंट रेगुलेट कर दिया कि भाई 3 लाख का फसल उगता है तो आप 1 लाख अपने पास रख सकते हो, जमींदार सिर्फ 3 में से 1 रुपए अपने पास रखेगा, बाकी जो किसान को देगा बाकी फार्मर्स को देगा। लैंड सीलिंग, किसी के पास अगर एक हद से ज्यादा लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा जमीन किसी के पास है, सरकार उसे एक्वायर कर लेती थी, दिस इज कॉल्ड लैंड सीलिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, तुम्हारे पास दूर दूर जगह पे जमीन थी, उन सबको लेके तुम्हें एक ही जगह पे इकट्ठा जमीन दे दी बहुत सारी, सो दैट आप वहां पे आराम से खेती बाड़ी कर सकते हो। लोगों से बोला गया मिलजुल के फार्मिंग करो, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सब लोग मिलजुल के खेती बाड़ी करो, उससे आउटपुट अच्छा निकलेगा। सेकेंड इज ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि टेक्निकल रिफॉर्म्स, और इसमें क्लास ये लेके आए क्लास HYV सीड्स को। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड 1966 में पॉपुलर हुआ, जब क्लास इंडिया का मतलब कि विवाद चल रहा था यूएस के साथ। यूएस के एक लॉ था, लॉ पब्लिक लॉ 480, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्लास यूएस बहुत सारा अनाज इंडिया को बेचता था, लेकिन क्लास एक दिन यूएस ने मना कर दिया, जिसकी वजह से क्लास इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, हरित क्रांति। यूएस से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मंगवाए गए, और क्लास हमारी कंट्री में क्लास एक मॉडर्न एग्रीकल्चर की स्थापना की गई, ट्यूबवेल लगाया गया, पानी की सुविधा खत्म, ट्रैक्टर लाया गया, जिसकी वजह से मशीनरी इंट्रोड्यूस की गई और गांव गांव जाकर ट्रेनिंग दिया गया सबको। HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसकी पैदावार फसल बहुत ज़्यादा था। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़े खा जाते थे पौधों को, फसल खराब कर देते थे, उनके लिए क्लास मतलब कि पेस्टिसाइड लाया गया, इंसेक्टिसाइड लाया गया। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट किया गया, साइंटिफिक तरीके से मैं जो है फार्मिंग की जाने लगी, और क्लास मशीनरीज को इंट्रोड्यूस किया कल्टीवेशन में, जिसकी वजह से क्लास बहुत सारा फायदा हुआ। क्या क्या इफेक्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस यानी कि इंसान इतना ज्यादा अनाज उगाने लगा कि उसकी सेल्फ कंजप्शन पूरा होने के बाद उसे मार्केट में बेचने के लिए उसके पास अनाज बच गया, दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, यानी सरप्लस बचा सो दैट हम उसको बेच सकें। बफर स्टॉक सरकार ने इकट्ठा करना स्टार्ट किया, सरकार जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसानों से अनाज खरीदती थी अच्छे दाम पे, उसको बफर मेंटेन
प्रिवेंट करती थी, सो दैट कहीं पर अगर फसल अच्छी नहीं हुई या किसी कहीं पे फ्लड आ गया, आंधी तूफान आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी होगी, सरकारी राशन बांटना हो, उसमें इसका यूज किया जाता था। जो गरीब लोग थे उनको फायदा होने लगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फसल बढ़ने लगी, सप्लाई बढ़ा, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होता है, गरीब लोग उसको खरीद सकते हैं और प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्लास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो आउटपुट जो है वो बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का जिम्मा सरकार ने अपने हाथ में रखा। 1950 टू 1990 सरकार ने सारे लाइसेंसिंग सिस्टम अपने हाथ में रखा, बोला हम ही बनाएंगे। सरकार क्यों ऐसा कर रही थी? क्योंकि प्राइवेट के पास तो पैसा नहीं था और ना ही प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी। एम्प्लॉयमेंट सरकार जनरेट कर रही थी सरकारी कंपनी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, रेलवे में, इसके अलावा क्लास सीआरपीएफ हो गया, डिफेंस हो गया, इसके अलावा यूपीएससी की सर्विसेज हो गई, मतलब कि जो भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जो भी सर्विसेज हैं, सब सरकार नौकरियां दे रही थी। उस टाइम पे सारे लोग सरकारी काम करते थे। अगर हम आज से 100 साल पीछे चले जाए, जिनके पास नौकरी थी वो 90% लोग सरकारी काम ही करते थे। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सरकार जॉब क्रिएट कर सकती है। सरकार इनकम जनरेट कर रही थी, देश के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही थी वो गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू लोग जनरेट कर रहे थे और सरकार का मोटो सोशल वेलफेयर था। देश अभी आजाद हुआ है, अभी प्राइवेट को बोलेंगे आप काम करो तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेंगे। देश अभी आजाद आजाद हुआ है, लोग गरीब हैं, तो अभी लोग, मेन मोटो सरकार का था सोशल वेलफेयर करना, तो इसलिए सरकार प्राइवेट को आने नहीं दे रही थी, हर काम अपने आप कर रही थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, हालांकि इसका जो फर्स्ट फेज था वो 1948 में आया, लेकिन 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में इन्होंने 3 शेड्यूल निकाला, शेड्यूल ए, बी, सी। शेड्यूल ए के अंदर 17 ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सरकार कहती थी ये हम करेंगे, इसे आप कर ही नहीं सकते, प्राइवेट को ये मौका ही नहीं है कि वो कर सके। 17 इंडस्ट्रीज में क्लास आर्म्स, एम्यूनेशन, हथियार वगैरह, ये सारी चीज़ सरकार हम बनाएंगे, सरकार ने बोला, प्राइवेट को अलाउ नहीं करेंगे। शेड्यूल बी के अंदर क्लास उन्होंने 12 ऐसी इंडस्ट्रीज रखी जहाँ पे काम तो सरकार ही करेगी लेकिन वो प्राइवेट से हेल्प ले सकती है क्लास। इसके अलावा शेड्यूल सी में बाकी जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे सरकार, जो भी इंडस्ट्रीज बची हैं वहाँ पे प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया, भी आप ये काम कर सकते हो। कुल मिला के सरकार ने सारी चीज़ें अपने हाथ में रख दी, प्राइवेट को कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्लास, कार्वे कमेटी 1950 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट सेट की गई थी वो 5 लाख थी। आज के डेट पे 16 में 1 करोड़ हुई, आज की डेट में 10 करोड़ की लिमिट है। यानी कि जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इन मशीनरीज है, फिक्स एसेट में जो आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है या उससे कम है तो आपको एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाएगा, छोटी इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल बोलने से क्या होता है, आपको सरकार बहुत सारी फैसिलिटी देती है, सस्ते में जमीन हो गया, टैक्स कंसेशन हो गया और बिजली के रेट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कंसेशन मिलता है, सो दैट आप ग्रो करो। आपको ग्रो करने के लिए सरकार आपकी मदद करती है। यही लिमिट आज 10 करोड़ की, उस टाइम पे 1950 में 5 लाख की थी और कार्वे कमेटी ने 1955 में रिकॉग्नाइज किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और ये माना गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देश में बहुत डेवलपमेंट लेके आ सकता है। एक बड़ी कंपनी की जगह बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी अगर हम खोलेंगे तो उससे क्लास कई लोगों को, आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। बेसिकली वो लोग लेबर इंटेंसिव होते हैं क्लास और जो है लेबर यूज करते हैं तो लोगों को रोजगार भी देते हैं। बेनिफिट क्या हुआ क्लास, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट लगभग 45 टू 50% एक्सपोर्ट जो हो रहा था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू हो रहा था इंडिया में और आम जनता का भला होने लगा, लोग वहां पे काम करने लगे। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, तो देखो इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है, ध्यान रखना एमसीक्यू में भी काम आ सकता है। इन्होंने जनरल संख्या लिखा था, इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट किया था, स्टैब्लिश किया था और इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में क्लास अपनी पॉलिसी दी थी। जो इंडिया का सेकंड 5 ईयर प्लान था उनमें क्लास इन्होंने अपनी बात रखी थी और इवन क्लास इनको ये क्लास यहाँ पे कंसिडर पीसी महालनोबिस मॉडल, सेकंड 5 ईयर प्लान ने कंसिडर किया था इनका मॉडल, यानी कि पीसी महालनोबिस ने अपना जो मॉडल है वो दिया था इंडिया को और 1956 से 61 तक इनका मॉडल जो है वो चला था। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें, विदेश से जो भी क्लास व्यापार हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लेकिन उस टाइम पे 1950 से 1990 में डोमेस्टिक जो फर्म थे ना उनको बड़ा दिक्कत होता था बाहरी कंपनी से, कि बाहरी कंपनियां आती हैं सस्ते में सामान बेचती है, उनके पास घाटा झेलने की ताकत है। जैसे रिलायंस जियो ने घाटा झेला शुरू में, उनके पास ताकत है और उनके पास बड़ी हैवी मशीनरीज हैं, वो सस्ते में सामान बना देते हैं, हम नहीं बना पाते, तो हमें कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा मिल रहा था। उस समय पे इंडिया ने क्लास ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की थी। इंडिया ने कहा था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम बाहर से क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, हमारे देश के लोगों से कोई सामान खरीद ही नहीं रहा, ऊपर से क्लास हमारा फॉरेन करेंसी भी बाहर चला जा रहा है। तो उन्होंने बोला इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इम्पोर्ट ना करके घर पे ही बनाया। हम बाहर से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से इंपोर्ट ना करके उसको अपने देश के अंदर ही बनाओ, सो दैट हमें बाहर से किसी से उस सामान को लेने की जरूरत ना पड़े। टैरिफ और कोटा, टैरिफ का मतलब है टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा दो सो दैट लोग इंपोर्ट ना करें, वो चीज महंगी लगे। अगर मैं पेन देश से खरीदूंगा 100 रुपए का, अगर मैं विदेश से खरीदता हूं तो 120 रुपए का या 200 का पड़ेगा, तो मैं नहीं खरीदूंगा, देश से खरीदूंगा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की इंडिया तरक्की करेगा, इंडिया के बिजनेसमैन तरक्की करेंगे। कोटा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन की भी, इससे ज्यादा क्वांटिटी आप बाहर से नहीं मंगा सकते, सो दैट लोग ज्यादा क्वांटिटी में बाहर से सामान ना मंगाएं। ये दोनों लगाया गया है क्लास।
करते हैं क्लास रिफॉर्म्स की। 1991 में इंडिया की हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसको ठीक करने के लिए क्लास रिफॉर्म्स लाना जरूरी था। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इनका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास, इनकी वजह से क्लास इकोनॉमी सर्वाइव कर गई। 1991 में हमारी इतनी बुरी हालत थी और आज क्लास इकोनॉमी सर्वाइव कर गई, तो क्लास ये इन्हीं की देन है। रिफॉर्म्स यानी कि सुधार। 24 जुलाई 1991 को रिफॉर्म्स अनाउंस होता है प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और क्लास फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और इस रिफॉर्म्स के अंदर 3 डिफरेंट कंपोनेंट की बात की जाती है। पुरानी जितनी भी चीजें थी, पुरानी जो सोच थी, उन सबको बदल दिया जाता है। और क्लास ये 3 कंपोनेंट है एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं बात करूं रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहला रीजन है राइज इन प्राइस। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही थी क्लास, बहुत 17% लगभग महंगाई का रेट बढ़ गया था। इसकी वजह से गरीब लोग चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी था। राइज इन फिस्कल डेफिसिट, हमारे ऊपर कर्जों का बोझ था, बहुत ज़्यादा कर्जा हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स लाना जरूरी था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास फॉरेन करेंसी का भंडार खत्म होने लगा था। 1 हफ्ते तक का गोल्ड हमारे पास नहीं था, पैसा फॉरेन करेंसी का पेमेंट करने के लिए। तब जाके चंद्रशेखर राव सरकार ने क्लास जाके गोल्ड बेचा, तब जाके कहीं ना कहीं क्लास हमारे पास थोड़ा सा रिजर्व आया। हमारे पास से फॉरेन करेंसी खत्म हो गया था, हम इंपोर्ट कैसे करते, बहुत चिंतित में थे। पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने लगभग 40 साल संभाला, 1950 से 1990 तक, लेकिन क्लास कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ। पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जो पब्लिक कंपनी थी, सरकार ने जो भी चीज़ें क्लास लिया था अपने अंडर काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वो काम नहीं कर पाया। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव जा रहा था, हमारा एक्सपोर्ट कम था, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें और फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था क्लास बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही रिफॉर्म्स लेके आ गया। रिफॉर्म्स के 3 कंपोनेंट एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, लाइसेंस को खत्म कर देना, ओपन कर देना इकोनॉमी को सबके लिए। जो भी पहले रोक टोक थे, हर चीज़ के लिए पहले सरकार से परमिशन ले। आप अपने कंपनी खोलना चाहते हो, सरकार से परमिशन लो। ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हो, सरकार से परमिशन लो। प्रोडक्ट आपका प्राइस सेट करना है, सरकार से परमिशन लो। सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सबकी, शुरू में 6 इंडस्ट्रीज को क्लास छोड़ दिया था, बाकी सबके लिए क्लास माफ है। 6 इंडस्ट्रीज अगर आप कर रहे हो, आपको लाइसेंस चाहिए, बाकी किसी में आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं, आप आराम से बिजनेस करो। जिसकी वजह से क्लास इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी। स्मॉल जो डी रिजर्वेशन था, जो सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंने बताया था पिछली क्लास में, उसमें कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जो टिश्यू नैपकिन बनाती थी, लेकिन क्लास उनको डी रिजर्व कर दिया। जो भी क्लास ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, जो भी एमआरटीपी एक्ट था, उसको हटा दिया। जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत ज़्यादा जो बेसिकली ऐसी कंपनी जो करोड़ों का टर्नओवर जिनका पास है, 100 करोड़ का टर्नओवर है जिन कंपनीज का, उनके लिए क्लास बहुत सारी परमिशंस थी, रोक टोक थी, वो सरकार ने सारे हटा दिए। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार का रोल कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर के नंबर्स बढ़ने लगे, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना और आसान हो गया। लिबरलाइजेशन आने के बाद से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये सारे चेंजेस आए। अब बात करते हैं क्लास इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो आरबीआई का रोल बढ़ गया, यानी पहले आरबीआई जो था वो रेगुलेटर था, अब उसका रोल क्या हो गया क्लास फैसिलिटेटर। और दूसरी बात है क्लास प्राइवेट सेक्टर बैंक, बहुत सारे नए नए बैंक्स खुलने लगे। और क्लास फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी क्लास इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहर से अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी लिमिट क्लास बढ़ा दी गई कि अब आप क्लास ज़्यादा परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने क्या किया, टैक्सेस को रैशनलाइज कर दिया कि भाई डायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज किया। रिफॉर्म्स इन इंडायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म किया और सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। बेसिकली इजीली लोग टैक्स दे सकें, टैक्स के रेट को भी रिड्यूस किया गया टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर। बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे लिबरलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहला है क्लास रिमूवल ऑफ क्वांटिटी। इन्होंने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, आपको पता है टैरिफ और कोटा लगाया गया था डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन क्लास सरकार ने बाद में, पहले सरकार चाहती थी सारी चीज़ें हम करें, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार सारी चीज़ों को प्राइवेट के हवाले कर रही है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो भी रूल रेस्ट्रिक्शंस थे वो सब हटा दिए, एक्सपोर्ट के टैक्सेस को हटा दिया। क्लास आज भी हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट है, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो सरकार मेरे से कोई टैक्स नहीं लेती। इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को रिलैक्स कर दिया, यानी ईजी कर दिया। अगर मुझे बाहर से चीज़ों को खरीदना है, इंपोर्ट करना है, मुझे लाइसेंस चाहिए तो मुझे आसानी से मिल जाएगा, और ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्लास
अच्छा हाँ, फाइनेंस ये जो एक फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इसके अंदर डीवैल्यूएशन आता है। डीवैल्यूएशन, सरकार ने क्लास उस टाइम पे हमारी इंडियन करेंसी को डीवैल्यू किया था ताकि लोग इजीली हमारे यहाँ आके सस्ते में सारा सामान खरीद के ले सकें बाहर से और हमारे पास फॉरेन करेंसी आए, वो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर आता है। सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन, जब सरकार अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा हिस्सा प्राइवेट कंपनी को बेच देती है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। दो तरीके से होता है प्राइवेटाइजेशन, ध्यान समझना। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अपनी पूरी ओनरशिप दे दी, प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जहां सरकार 51% से भी ज्यादा स्टेक जो है वो प्राइवेट के हवाले कर देती है, जहां पे वो खुद मालिक नहीं फिर दूसरी कंपनी मालिक बन जाती है। और डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जहां पे क्लास अपनी कंपनी का एक हिस्सा और क्लास 49% से कम का हिस्सा जब किसी को देती है क्लास, उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। सीधी सीधी बात, पूरी कंपनी बेच दो, प्राइवेटाइजेशन। और क्लास अपने शेयर्स का छोटा हिस्सा, मान लो मेरी किसी कंपनी में 50% की होल्डिंग है, 52% की होल्डिंग है, मैं 5% बेच रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पीएसयू, डिसइन्वेस्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया, ध्यान समझना है क्लास। यहाँ पे सबसे पहले द कंपनी विच द शेयर्स ऑफ सेंट्रल, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा है, उसे बोलते हैं सीपीएसई, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो पहला है महारत्न, जहां पे महारत्न के अंदर क्लास 11 कंपनीज हैं, जैसे क्लास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईओसीएल, सेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम नहीं याद रखना, बस महारत्न में 11, नवरत्न में 13 है क्लास। इसमें एक कंपनी हटा दी गई, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये ऊपर आ गई क्लास महारत्न में। मिनी रत्न में 73 कंपनीज हैं, तो महारत्न मिनी रत्न क्लियर हो गया। इसके बारे में इतना ही जानना है, इससे जानने की जरूरत भी नहीं है। बात करूं ग्लोबलाइजेशन की, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन, सबके साथ चलना, सबके साथ बाइंड होकर रूल रेगुलेशन बना के चलना। हमारे पास कोई चीज़ हम उनको शेयर करेंगे, उनके पास कोई चीज़ हम उनसे बाय कर सकते हैं क्लास। हमने कोविड वैक्सीन बनाया तो हम शेयर करेंगे, उन्होंने बनाया वो हमको शेयर करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, साथ चलेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, कोई भी ट्रेड बैरियर हम नहीं लगाएंगे एक दूसरे के साथ। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की स्ट्रेटजी क्या रही, सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, यानी क्लास अगर मैं कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता हूँ कहीं भी, या कोई भी आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया। पहले बाहर वाला जब इंडिया में आता था तो किसी इंडियन के साथ मिलकर बिजनेस करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, वो अकेले भी बिजनेस कर सकता है। ट्रेड पॉलिसी लॉन्ग टर्म तक बनाई सरकार, अगर कोई बाहर से कंपनी आती है तो लंबे समय का ट्रेड पॉलिसी बनता है, सो दैट बीच में उसे छोड़ के जाना ना पड़े। टैरिफ को कम कर दिया, टैक्सेस कम कर दिया और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए। ये सब तक क्लास पॉलिसी स्ट्रेटजिंग प्रमोशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आउटसोर्सिंग। ये जो टर्म है आउटसोर्सिंग, इसमें क्या है कि कोई भी इंसान या कंपनी जब अपना सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो जो रूटीन वर्क है, डे टू डे वर्क है क्लास, वो किसी और से करवाते हैं, किसी और को देते, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। लाइक वीडियो एडिटिंग मैं नहीं कर सकता तो मैं किसी और को अपना काम देता हूँ, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। नोट्स जैसे लिखने हैं, उसको टाइप करना है, तो वो काम मैं किसी और को देता हूँ, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। तो अपने काम किसी और से कराना, कंपनी बहुत सारा काम किसी और से कराती है, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और इंडिया एक आउटसोर्सिंग का हब बनता चला जा रहा है। इंडिया में आईटी सेक्टर में क्लास जितने बीपीओज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग का, जहाँ पे इंडिया के लेबर सस्ते, पढ़े लिखे लेबर इंडिया के सस्ते रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो बाहर कंट्री से क्लास यहाँ पे लोग आते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं और आउटसोर्सिंग का काम इंडिया को देते हैं, सो दैट यहाँ के लोग सस्ते मिलते हैं, तो उनका काफ़ी पैसा बचता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना क्लास, डब्ल्यूटीओ के मेंबर है 164। डब्ल्यूटीओ को पूरा नाम है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। डब्ल्यूटीओ एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत सारी कंट्री मिलके एक रूल रेगुलेशन बनाती हैं क्लास कि हम सब जो है इस नियम कानून को साइन करेंगे, हम सब इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली कमेंस हुआ 1 जनवरी 1995। इसका पूरा नाम क्लास गैट है। इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और क्लास अभी 164 कंट्रीज हैं जो इनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बेसिकली डब्ल्यूटीओ क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है पूरे वर्ल्ड में। कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, व्यापार करने के लिए कोई क्लास रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी भी कंट्री, आज मैं अमेरिका का, चाइना का, किसी भी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, डब्ल्यूटीओ की वजह से है। डब्ल्यूटीओ की बात करें, वो उसका फंक्शन क्या है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, टैक्सेस वगैरह हटा देता है, चाहे वो टैरिफ हो चाहे नॉन टैरिफ बैरियर हो, रूल रेगुलेशन बनाता है क्लास, ट्रेड पॉलिसी बनाता है, रिसोर्सेज का, वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो इसका ध्यान रखता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना क्लास, फ्रेमवर्क बनाना, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई दो देशों में विवाद हो जाता है, उसको सेटल करने का काम, और कैरी आउट द पीरियडिक रिव्यू, हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिव्यू किया जाता है कि जो भी पॉलिसीज हैं मेंबर कंट्री ने, जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं, इंडिया भी एक मेंबर है, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो करेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट बात करें क्लास, बायलैटरल ट्रेड का मतलब जब किसी भी दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो उसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड। अब जब यही ट्रेड कई देशों के बीच में होता है, मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, उसे बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड।
बात करते हैं क्लास अप्रेजल की। ये जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे बहुत सारे फायदे हुए। जैसे क्लास इकोनॉमी का ग्रोथ होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होने लगा, इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर कंट्री से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आने लगा, फॉरेन करेंसी जिसकी वजह से हमारे पास आने लगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा, हमारे पास और फॉरेन करेंसी आया। चेक ऑन इन्फ्लेशन, पहले हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि क्लास हम दबा दब नोट प्रिंट कर रहे थे, हमारे पास बहुत दिक्कत थी। नोट प्रिंट करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो और बर्बाद कर देता है। लेकिन क्लास अब वो कंट्रोल में आने लगा, महंगाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, उसको भी कंट्रोल किया जाने लगा, फिजिकल डेफिसिट मतलब डेट। और क्लास इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लगा प्राइवेट सेक्टर द्वारा, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे चीज़ों को प्राइवेट के हवाले करना चालू किया। जो लाइसेंस पहले लगाए थे उन्हें खत्म किया, रियलाइज किया जो पहले कर रहे थे वो गलत है, और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को अप्रिशिएट किया, प्राइवेट सेक्टर को क्लास छूट दी, उनको अपनी कंपनीज हवाले करी, जिसकी वजह से क्लास उनकी वो नौकरियां देने लगे। क्लास वहाँ पे लोग काम करने लगे, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर काम करेंगे तो उनको काम करने के लिए लोगों की जरूरत होगी, तो वो लोगों को नौकरियां देने लगे। और आज की डेट पे देखोगे ज़्यादा लोग प्राइवेट में काम करते हैं, जबकि आज से 100 साल पहले ज़्यादा लोग सरकारी कंपनी में काम करते थे। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 अचानक से मोदी जी अनाउंस कर देते हैं क्लास 500 और 2000 के नोट, जो कि लगभग 90 से ज़्यादा परसेंट सर्कुलेशन में था ये सारा का सारा, वो सारे के सारे नोट जो है वो क्लास बंद हो जाएंगे। मतलब ये 500 और हज़ार के नोट बंद हो जाएंगे क्लास। यानी किसी के पास अगर 500 और 1000 का नोट है तो वो कागज़ है वो उसे बैंक में दे के नए नोट ले ले। उस टाइम पे नए नोट 2000 और 500 के लॉन्च, शुरू में 2000 था, फिर 500 के नोट लॉन्च किए। बहुत बड़ा इवेंट था क्लास, पूरे इंडिया में हल्ला हो गया, क्या हो गया, मेरे पास 500 रुपये, दुकानदार कह रहा है इसे नहीं लेंगे, इस पैसे को नहीं लेंगे, ये पैसा बंद हो गया है। ये वो सिचुएशन है क्लास जहां पे 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि ये भाई नोट बंद करके नए नोट लागू किए। इसका एम क्या था? करप्शन को खत्म करना। बेसिकली लोग करप्शन करते हैं तो घूस लेते हैं, तो नोट में लेते हैं, वो नोट कागज होगा, उसे बैंक में जाएंगे तो बैंक पूछेगा कहाँ से माल आया, क्योंकि सारी चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो ये क्लास इलीगल एक्टिविटीज़ जो ब्लैक मनी होती है, टेरर फंडिंग जो हवाला का पैसा होता है, या फिर जो टेरर अटैक के लिए पैसा दिया जाता है, टैक्सेस की चोरी जो लोग करते हैं, और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना कि भाई कैश नहीं, कैश से धंधलेबाजी हो जाती है, कैश से पता नहीं चलता, मान लो मैं 100 करोड़ कमा रहा हूँ, कैश में है, सरकार को पता ही नहीं चलेगा, बैंक में आया तो सरकार को पता चलेगा। तो इस इकोनॉमी को क्लास खत्म करना, बंद करना, बेसिकली डिमोनेटाइजेशन का ये एम था। लेकिन डिमोनेटाइजेशन को एक फेलियर माना जाता है, बिकॉज सारा पैसा 99 पॉइंट कुछ परसेंट पैसा जो है लगभग वापस आ गया था, तो इसको फेलियर माना जाता है। जिससे क्लास फायदा क्या हुआ, क्लास बैंक मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ, बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ गए, कैश ट्रांजेक्शंस बहुत ज़्यादा कम हो गए, सब लोग उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे थे, डिजिटाइजेशन बढ़ा, क्लास डिजिटल पेमेंट वगैरह होने लगी, रियल स्टेट के प्राइस बहुत डिक्रीज हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा काला पैसा चलता है, रियल स्टेट में खरीद बेच होती है तो कैश कॉम्पोनेंट ज़्यादा चलता है। इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो सरकार की बढ़ गई, और जिसकी वजह से क्लास फायदा भी हुआ, लोगों को, सरकार को फायदा हुआ काफी डिमोनेटाइजेशन से, बट आम जनता को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सरकार ने क्लास 2017 में क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको सम अप कर दिया, मर्ज कर दिया, एक नया टैक्स रखा, एक नया नाम दे दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन नेशन वन टैक्स के विजन को देखते हुए क्लास 29 मार्च 2017 को इसको क्लास पास किया गया, और 1 जुलाई 2017 इसको सीए डे भी बोलते हैं, उस दिन से क्लास ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। इससे पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, उन सबको जोड़ दिया और बना दिया जीएसटी। इसके अलग अलग रेट हैं, इवन 0% यानी किसी चीज़ पे टैक्स नहीं लगता है, हालांकि अब इन पे भी लगने लगा है क्योंकि रूल चेंज होते रहते हैं। और जो बेसिकली स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं 12 से 18% का लगता है, 12 या 18 लगता है। कंजप्शन गुड्स पे 5%, और डोमिनोज ये सब जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो सिंगल चेन रेस्टोरेंट है, उस पर भी 5% लगता है। जो डीमेरिट्स गुड्स हैं, जो फिर क्लास बहुत हाई हैवी क्वालिटी के, या फिर क्लास बहुत स्टैंडर्ड गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स है, उस पर कई बार 28% का भी जीएसटी लग जाता है। हालांकि गोल्ड पे 3% है, और क्लास इंपोर्ट ड्यूटी जीएसटी के अंदर कवर नहीं होता, पेट्रोलियम भी जीएसटी के अंदर कवर नहीं होता। आपके एडिशनल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर जीएसटी के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट रखती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी रखती है तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इंटीग्रेट, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो, पंजाब से बेच रहे हो क्लास दिल्ली में, तो इसमें लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर सेम स्टेट के अंदर बेचते हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी से बेच रहे हो तो क्लास यूटीजीएसटी। फीचर की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर जीएसटी बनाया गया है। हर स्टेज पर टैक्स लगता है। ए ने बी को बेचा, टैक्स पे करेगा, बी सी को बेचेगा, जो बी सी को बेचेगा, बी सी से कलेक्ट करेगा और सरकार को पे करेगा। हर स्टेज पर टैक्स लगता है। जितना भी वैल्यू एडेड है उसी पे जीएसटी लगता है। लाइक मैं 100 का सामान खरीद के लाया, 5 रुपये टैक्स देके 105 का, मैंने इसे 115 का बेचा, ठीक है, 115 का, और मैंने 11 रुपये 50 पैसे का टैक्स जो है, या फिर मान लो कलेक्ट किया, तो मैं 5 रुपये हटा के बाकी अमाउंट सरकार को टैक्स दूंगा। मतलब जो भी मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ सामान में, मुझे सरकार को सिर्फ उस पर टैक्स पे करना है,
और जो मैंने पहले टैक्स पे किया था मैं उसका रिबेट ले लूंगा। लाइक मैं 5 रुपए टैक्स पे करके सामान लाया था, लेकिन ग्राहक को बेच के मैंने 8 रुपए टैक्स ले लिया, तो 8 में से 5 काट के सरकार को सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए टैक्स दूंगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है जीएसटी, मतलब जिसने सामान बेचा वो नहीं, कंजप्शन करने वाला इंसान कहाँ पे है। मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, मैंने कर्नाटका में सामान बेचा, तो कर्नाटका में वो कंज्यूम हो रहा है तो वहां पे टैक्स लगेगा उसके लिए। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फायदा क्या है, टैक्स सिस्टम बहुत सिंप्लीफिकेशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी, चोरी करना मुश्किल हो गया, चीजों को छुपाना मुश्किल हो गया, अलग अलग टैक्स नहीं लगते, एक ही टैक्स लगता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑनलाइन सारा काम होता है, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर एक ही टैक्स है तो बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं, डरते नहीं है कि हाँ अलग अलग नाम से पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, एक ही टैक्स है। और तो सबसे पहले पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। किसी भी इंसान के अंदर जो उसका नॉलेज का स्टॉक है ना, वही ह्यूमन कैपिटल है। कोई भी इंसान किसी भी टैलेंट को, किसी भी स्किल्स को जानता है जिससे वो अर्निंग कर सकता है, जिससे वो लोगों का भला कर सकता है, सोसाइटी का, पूरे वर्ल्ड का भला कर सकता है, वो उसका टैलेंट, वो स्किल्स, वही ह्यूमन कैपिटल है। अगर मेरे पास गाड़ी है वो फिजिकल कैपिटल है, मशीन है वो फिजिकल कैपिटल है, मैं मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, ये बोर्ड है मेरे पास, ये फिजिकल कैपिटल है। लेकिन जो मेरा टैलेंट है, मेरा स्किल्स है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो आपको अच्छा लगता है, इसके वजह से आप वीडियोस को देखते हो, वो मेरा टैलेंट कहलाता है क्लास ह्यूमन कैपिटल। और दोनों ही जरूरी है, फिजिकल कैपिटल भी और ह्यूमन कैपिटल की। अगर बात करूं ह्यूमन कैपिटल की, इनटेंजिबल है मेरा टैलेंट, मेरा स्किल्स, देखा नहीं जा सकता। अगर मैं कहीं आगे खड़ा हो जाऊं तो कह नहीं सकता कोई कि भाई जो नहीं जानता हो कि ये क्या चीज़ पढ़ाता है, किस चीज़ का टीचर है। तो ये इनटेंजिबल है, कंपनी की बैलेंस शीट में कभी नहीं आता। कंपनी की बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, डेटा सब कुछ आता है, लेकिन क्लास ह्यूमन कैपिटल नहीं आता। जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की बात करें, फिजिकल कैपिटल को मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है, मशीन खरीदी जा सकती है, लेकिन किसी का टैलेंट नहीं खरीदा जा सकता। ओनर से फिजिकल कैपिटल को सेपरेट किया जा सकता है। मेरी गाड़ी, मशीन, फैक्ट्री कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, लेकिन मेरा टैलेंट मेरे साथ है क्लास, इसको आप बिल्कुल मुझसे अलग नहीं कर सकते। मोबाइल बिटवीन कंट्रीज इफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इज फॉलोड, क्लास अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, व्यापार में अगर रेस्ट्रिक्शन, सामान नहीं ले जा सकते, तो इंसान तो मूव कर सकता है, लेकिन क्लास ये आप मूव हार्डली मोबाइल रेस्ट्रिक्टेड बाई नेशनैलिटी। कहने का मतलब है कि जो फिजिकल कैपिटल है ना क्लास, वो मोबाइल है बिटवीन कंट्रीज इफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इज फॉलोड, हार्डली मोबाइल रेस्ट्रिक्टेड बाई द नेशनैलिटी, यानी कि आप मूव नहीं कर सकते। नेशनलिटी का रूल होता है कि भाई आप कहीं, ओहो गड़बड़ हो गई। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की अगर हम बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें फिजिकल कैपिटल है जिनसे आप पैसा कमाते हो। इसको आसानी से मार्केट में बेचा जा सकता है। फिजिकल कैपिटल जो है वो आपसे अलग रह सकता है, आप कहीं और, आपकी मशीन कहीं और, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स, इसे मार्केट से खरीदा नहीं जा सकता। इस पर कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसको बनाने के लिए। और ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये आपसे अलग नहीं हो सकता। जहां जहां आप जाओगे, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स आपके साथ जाएगा, और आप इसे पैसे देकर नहीं खरीद सकते। हम बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब चीज़ें पैसे देकर खरीद सकते हैं, लेकिन क्लास हम किसी का टैलेंट, किसी का स्किल्स पैसे देकर नहीं खरीद सकते। हम पैसे देकर सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं खेल सकते, ना विराट कोहली जैसा, और ना ही क्लास लता मंगेशकर जैसा हम गाना गा सकते हैं सिर्फ पैसे देके। इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए होता है क्लास, कंटिन्यू आपको मेहनत करनी है, तब जाके ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है। और क्लास फिजिकल कैपिटल आप पैसों से खरीद सकते हो, बट फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों ही साथ जरूरी है। अगर एक अच्छा पायलट है, उसके पास अच्छी स्किल्स है हवाई जहाज उड़ाने की, तो ये है क्लास ह्यूमन कैपिटल। लेकिन उसके पास अच्छा प्लेन भी होना चाहिए। अगर प्लेन अच्छा नहीं है तो वो क्रैश कर जाएगा, उसका दिमाग किसी काम नहीं आएगा, और उसका दिमाग अच्छा नहीं तो प्लेन किसी काम नहीं आएगा, प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो दोनों क्लास जरूरी है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। बात करते हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे ह्यूमन कैपिटल को बनाया जाए। तो पहला सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। आप सबके माता पिता आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे क्लास आप दुनिया बदल सकते हो। एजुकेशन ही एक ऐसी ताकत है जिससे अपनी क्लास आई की सारी पीढ़ी को आप सुधार सकते हो। एजुकेशन ही क्लास वो संघर्ष है जो इंसान क्लास मजबूत बनाता है, इंसान को स्ट्रांग बनाता है। दूसरी बात है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सीधी सी बात है क्लास, अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो कोई टैलेंट, कोई स्किल्स काम नहीं करेगा। मेरी तबीयत खराब होती तो शायद मैं खड़ा होकर यहाँ नहीं पढ़ा सकता। कोई भी क्लास क्रिकेटर हो, उसकी तबीयत खराब है, फिटनेस अच्छी नहीं है, तो वो क्लास खेल नहीं पाएगा। अच्छा सिंगर, अच्छा पॉलिटिशियन, क्लास साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर तबीयत ही सही नहीं है तो क्लास उसका टैलेंट, उसका स्किल किसी काम का नहीं है। दूसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म करना है तो वर्कर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। आप चाहते हो आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म करे तो आपको वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वर्कर को ट्रेनिंग दोगे तभी वो आपकी कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन, आपके टैलेंट की कदर यहाँ नहीं है गाँव में तो आप शहर जाके काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग गाँव से शहर माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट इसलिए करते हैं कि उनके टैलेंट की, उनकी स्किल्स की गाँव में कदर नहीं है, काम नहीं है वहाँ पे, लेकिन शहर में काम है, उनके टैलेंट उनके स्किल्स की वहाँ पे कदर है, वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन माइग्रेशन के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना क्लास कि आप यहाँ पे वहाँ जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी आएगा। यहाँ का स्टैंड ऑफ लिविंग अलग है, यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। इसी तरह से जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो इंडिया से बाहर देशों में चले जाते हैं क्लास, उनको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, और इससे कंट्री को काफ़ी नुकसान होता है, हालांकि उन इंसानों को फायदा होता है। एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, आजकल का जमाना ऐसा है कि हमें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाता है। पहले टाइम पे लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आजकल सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कहाँ पे अच्छी जॉब अवेलेबल है, क्या सैलरी है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, सब कुछ आप ऑनलाइन रिसर्च कर लेते हो। कौन सा बेहतर मोबाइल फोन है, उसका फीचर क्या है, ये सारी चीज़ें क्लास आप ऑनलाइन सर्च कर लेते हो। ये भी क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है, हालांकि हेल्थ और एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें क्लास रेगुलेटरी अथॉरिटी इन एजुकेशन, एनसीईआरटी फुल फॉर्म सारे ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अलावा एनटीए जो एग्जाम कराती है क्लास, बेसिकली सीयूईटी के क्लास, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम कराती है। रेगुलेटरी अथॉरिटी हेल्थ की बात करें तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आपने बहुत नाम सुना होगा कोविड के टाइम पे। इंपोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहला है रेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर आपका टैलेंट स्किल्स बेहतर है तो आप फिजिकल एसेट की भी अच्छे से केयर कर पाओगे। मैंने एग्जांपल दिया, अगर पायलट अच्छा है तो जहाज की भी केयर अच्छे से कर पाएगा, ड्राइवर अच्छा है तो गाड़ी की भी केयर अच्छे से कर पाएगा। ह्यूमन कैपिटल रहेगा तो फिजिकल कैपिटल की अच्छे से केयर कर पाएगा, पॉजिटिव चेंज लेके आएगा एक वर्क इन्वायरमेंट के अंदर। कोई भी टैलेंटेड पर्सन जो होता है, भले वो कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन क्लास वो पॉजिटिव रहता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी रहती है क्लास, उसका कॉन्फिडेंस रहता है, मैं कर लूँगा, कोशिश करूँगा, अचीव करने की ट्राई करूँगा। और एक नेगेटिव पर्सन ना ना नहीं कर पाऊंगा, ये है, 100 बहाने ढूंढेगा ना करने के। पॉजिटिव इंसान, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल है, वो हमेशा क्लास सोचेगा मैं कैसे करूं, ये नहीं सोचेगा मैं कैसे बचूं इससे। रेज इक्विटी पार्टिसिपेशन सोसाइटी, सीधी सी बात है, क्लास में सारे बच्चे अच्छे रहेंगे तो सब लाइफ में अच्छा करेंगे। क्लास सोसाइटी में हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई गरीब कोई अमीर नहीं होगा, हर कोई क्लास इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा होगा। जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वजह से इन्वेंशंस होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, पुरानी चीज़ों में इनोवेशंस होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है। भाई जो लोग नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं वो कंटिन्यूसली कई कई साल तक रिसर्च करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनवाया था, कई सालों का रिसर्च किया था, कई बार फेल हुए थे, तब जाके रिसर्च करके टैलेंट स्किल्स था। तो आपका टैलेंट आपके स्किल से नई नई चीज़ें तभी आविष्कार होंगी। हायर इनकम, सीधी सी बात है, आपके अंदर टैलेंट रहेगा, स्किल्स रहेगा, कोई भी चीज़ आप जानते हो, अच्छी कॉमेडी, अच्छी डांसिंग, अच्छा रोस्ट करना जानते हो, अच्छा पढ़ाना जानते हो, अच्छा खाना पकाना जानते हो, तो भैया आपका टैलेंट, आपका स्किल्स है, आप लोगों को दिखा के अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसा देखा गया है कि जो पढ़े लिखे फैमिलीज है, उनकी पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी फैमिली थोड़ी छोटी रहती है एज कम्पेयर टू जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनकी फैमिली बड़ी रहती है। तो ऑब्वियसली क्लास एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे क्लास हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। सरकार के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, ना प्रॉपर स्कूल्स है, ना प्रॉपर हॉस्पिटल है, ना ही क्लास प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं। बच्चा 90% लाने के बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिलता है। हमारे यहाँ 95, 99 वालों को भी कई बार कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। मोर पॉपुलेशन, जनता बहुत ज़्यादा है, सरकार अगर स्कूल कॉलेज खुलवाती है सब में भीड़, सब में भीड़, केवी में जाने के लिए बच्चों को सीट नहीं मिलती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पॉवर्टी, गरीब है, कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को? कई बार माता पिता कहते हैं भैया इतने गरीब है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? पढ़ाएंगे, बच्चा जाके नौकरी करके कुछ पैसे कमा के लाएगा तो हम जिंदा रह पाएंगे, पढ़ाएं कहाँ से? ब्रेन ड्रेन, इंडिया में पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, नासा में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। लेस एक्सपेंस ऑन रिसर्च, हमारा कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं करता है। रिसर्च पे पैसा, रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कई साल लगते तो हैं, कई पैसा खर्च तो होता है, लेकिन एक बार अगर कुछ आविष्कार हो गया तो क्लास बल्ले ही बल्ले है। कोविड टाइम पे वैक्सीन का जब रिसर्च हुआ, सोचो उस कंपनी ने कितना पैसा कमाया होगा, पूरे वर्ल्ड में उनकी वैक्सीन जा रही है। लेस गर्ल्स एजुकेशन, भाई सीधी सी बात है, लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे कई आंदोलन, अभियान सरकार चलाती है कि क्लास सरकार उसको लोग जो है वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते आज भी। हालांकि ये चीज़ें बहुत खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी ये चीज़ है, क्लास कम पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल के हालात देखो क्लास, ना पढ़ाई है, ना बुक्स है, ना खाना पीना, कुछ भी नहीं है। सरकारी टीचर जो है वो किसी और को भेज देते हैं अपनी जगह और खुद कहीं और काम करते हैं, तनख्वाह उठाते हैं 50,000 10,000 उसको दे दिया, 40,000 अपना। तो यानी कि सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। हर जगह दिल्ली जैसा नहीं है और बहुत सारे स्टेट है सरकारी स्कूल की हालत क्लास बहुत सारी जगह अच्छी नहीं है। पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी बेरोजगार हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही, तो इंसान ऐसा क्या करे ताकि नौकरी मिले? इंडिया के
एजुकेशन सेक्टर की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो इंडिया में यूथ पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। 5 साल से लेकर 24 साल तक की जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो गवर्नमेंट अगर एजुकेशन और हेल्थ पे अच्छा खासा पैसा खर्च करे तो भैया गवर्नमेंट हमारे देश को बहुत आगे ले आ सकता है। यूथ अगर तरक्की करेगा, यूथ पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा, तो यूथ बहुत आगे ले आ सकता है देश को। एक इंसान अगर पढ़ा लिखा समझदार रहता है तो उसके सहारे 4-5 लोग पल जाते हैं। सोचो इस तरीके से अगर हर दूसरा इंसान भी पढ़ा लिखा रहेगा, अच्छे से काम करेगा, स्किल्स रहेंगी उसके अंदर, सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, एक्चुअली में रियल में सिर्फ डिग्री नहीं, एक्चुअली में वो कुछ काम जानता हो। नेक्स्ट है क्लास, सरकार दो तरीके से खर्च करती है। सबसे पहले सरकार अपना टोटल एक्सपेंडिचर, भैया जो सरकार का एक्सपेंडिचर उसका एक टोटल फिक्स परसेंटेज खर्च करती है, या जीडीपी का परसेंटेज खर्च करती है एजुकेशन पे, जो कि बहुत कम है। अगर देखा जाए क्लास, तो सरकार अभी भी जो खर्च कर रही है एजुकेशन पे वो बहुत कम है। एक पेरेंट अपने सैलरी का लगभग 25% खर्च कर देता है एजुकेशन पे, जबकि क्लास सरकार अभी सिर्फ 15% खर्च करती है, जो कि बहुत कम है। इवन जीडीपी का 4.13%, विच इज़ वेरी लेस। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको क्लास ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, स्कूल्स को बेहतर बनाना चाहिए। स्कूल्स में जो कंप्यूटर लैब्स हैं या फिर जो अलग अलग साइंस लैब होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लास होनी चाहिए। टीचर्स भी टाइम पे आएँ, बच्चे भी आएँ, पढ़े लिखें, तो वो फ़ायदा है। बहुत सारी जगह क्लास पढ़ाई, ऐसा गाँव में तो सरकारी स्कूल ही होते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ते नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स को रेगुलेट करो, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करो। इसके लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार सबको दिया, इसके लिए क्लास सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया 2001-2002 में। और इसको लॉन्च किसने किया था क्लास? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। प्रोविजन फॉर फ्री एंड क्लास कंपलसरी एजुकेशन, ध्यान समझना, हमारे इंडिया का रूल है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन देना कंपलसरी है। मतलब तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। वो जाके सरकारी स्कूल में पढ़े ना, फ्री में सरकार अंडा भी देती है खाने के लिए, दाल चावल भी देती है खाने के लिए, भी पढ़े, बस स्कूल जाएं। 2009 में क्लास सरकार ने क्लास राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई, जिसके अंदर क्लास फ्री एजुकेशन, और ये फंडामेंटल राइट है, हर एक बच्चे का क्लास फंडामेंटल राइट है कि उसे एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके लिए क्लास इंडिया क्या करती है, 2% का एजुकेशन सेस लेती है क्लास। जितने भी यूनियन टैक्सेस है, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है, उसमें 2% का सरकार सेस लेती है। और गवर्नमेंट सैंक्शन अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन। इवन जो हायर एजुकेशन है क्लास, उनके लिए लोन देना, उनकी स्कीम्स को प्रमोट करना, एजुकेशन के लिए सरकार प्रमोट तो करती है, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ फॉल्ट है। और क्लास हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम अभी हैं, जिसकी वजह से लोग पढ़ लिख नहीं पाते। और देखो आप ही क्लास में देख लो, सबके माँ बाप कितनी मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा अपनी मस्ती कर रहा है, कुछ यहाँ वहाँ लिख रहा है, टाइम पास कर रहा है यहाँ वहाँ। टीचर्स पढ़ाते हैं लाइव, बच्चा कमेंट में यहाँ वहाँ लड़कियों के नंबर मांग रहा है, इंस्टाग्राम के नंबर मांग रहा है, विनोद लिख रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये है हमारा यूथ जो यहाँ की तरफ भाग रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ के रील्स में अपना टाइम पास करना। घर वाले पढ़ा रहे हैं मेहनत से, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा सोच रहा है मैं अंबानी हूँ। तो यार ये सब चीज़ों की वजह से क्लास हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रूरल एरिया को डेवलप करना। आपको पता है हमारे इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो आज भी रूरल एरिया में रहती है, और रूरल एरिया को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक माइग्रेट होते चले जाएंगे, और भीड़ इकट्ठा होती चली जाएगी अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में खाली पड़ा रहेगा, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। टुडे रूरल डेवलपमेंट स्टिल रिमेन्स द कोर डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्री। अगर तुम पूरे देश का डेवलप करना चाहते हो तो तुम्हें रूरल एरिया को भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर बात करूं रूरल एरिया का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला जो है वो लैंड रिफॉर्म्स। भाई सीधी सी बात है, गांव में सबसे प्रॉब्लम किस में आती है? जमीन पे। विवाद किसके होते हैं? जमीनी स्तर पे विवाद होते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स मतलब नए नियम कानून लगाओ क्लास, जो आजकल के ज़माने में चलते हैं क्लास। आजकल के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको देखते हुए क्लास लैंड रिफॉर्म्स करना है, रूल रेगुलेशन बदलना है लैंड ओनरशिप के रिगार्डिंग। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। रूरल एरिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ना स्कूल, ना सड़क, ना क्लास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। इन सबको स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। रूरल एरिया में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करो, लोगों को स्कूल्स हॉस्पिटल खोलो, सो दैट लोग अपना इलाज करा सके, लोग पढ़ सकें, हर कोई पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन सके और इनकम जनरेट कर सके। गाँव में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाना चाहिए। गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सरकार बना चुकी है पहले भी, लेकिन क्लास रियल लाइफ में वो इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वहाँ के लोगों को रोजगार का मतलब कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सो दैट वो वहाँ के लोग काम कर सके, रोजगार कमा सके, उनको माइग्रेट होने की जरूरत ना पड़े। अगर बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट में, सबसे कोर एलिमेंट जो है वो रूरल क्रेडिट। गांव के लोगों को बेसिकली खेती बाड़ी करनी होती है, तो अगर उन्हें कुछ पैसा मिल जाए सो दैट वो अच्छे बीज, अच्छी क्लास सीड्स खरीद सके, मशीनरीज को हायर कर सके। इसके अलावा क्लास जो भी ज़रूरत होती है, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनको खरीदने के लिए अगर इनको पैसा मिल जाए तो ये अच्छी फसल करेंगे क्लास, अच्छी फसल लगा के उसको बेच
बेच के सारा पैसा रिटर्न भी कर देंगे। सो रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है कि गांव के लोगों को क्लास क्रेडिट मुहैया करना, जो कि जनरली उनको मिलता नहीं है। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज। सबसे पहला है क्लास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जहां से क्लास किसान लोग उधार लेते हैं, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्लास, यहां से भी किसान लोग उधार ले सकते हैं। अगर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, इसके अंदर कौन आता है? मनी लेंडर, साहूकार, जिनका मेन बिजनेस ही क्या होता है क्लास? उधार देना, और क्लास कुछ गिरवी रख लेते हैं या फिर क्लास कुछ लिखवा लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं क्लास उनके अकाउंट्स को, उनको बिना बताए उनसे ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, जो बहुत अनरीजनेबल है। बेचारा किसान जाए कहाँ? बैंक में जाता है तो बैंक गिरवी रखने को कहता है, उसके पास कुछ है नहीं, तो ये लोग क्लास बहुत ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। आजकल बहुत कम होता है, पहले बहुत होता था। ये रिलेटिव अपने रिश्तेदारों से भी क्लास विदाउट इंटरेस्ट आप उनसे पैसा ले सकते हो। अगला है क्लास ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। ये लोग क्या करते हैं? आपको लोन दे देते हैं, फिर आपको फोर्स करते हैं लास्ट में कि अपना सारा का सारा अनाज, सारी फसल जो है वो सस्ते रेट पे किसी और को बेच दो। नेक्स्ट है क्लास लैंडलॉर्ड। आपको पता है जमींदार, ये लोग भी किसानों को लोन देते हैं क्लास, और बहुत ज्यादा अनरीजनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे चार्ज करते हैं। तो ये चारों के चार हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब क्या है? जो रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट है, जहां सरकार रेगुलेट करती है और देखती है कि कोई भी क्लास बहुत अनरीजनेबल इंटरेस्ट पे तो ब्याज नहीं दे रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कुछ मैनिपुलेशन धांधलीबाजी तो नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जहां पे गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी किसानों को लोन देती है। उसके अंदर सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्लास एक ऐसी सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्लास फंड कलेक्ट करते हैं क्लास, और मेंबर लोगों को लोन देते हैं। नेक्स्ट है क्लास लैंड डेवलपमेंट बैंक। ऐसा बैंक जो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है फॉर द लैंड डेवलपमेंट, परमानेंट लैंड को डेवलप करने के लिए, पुराना लोन उतारने के लिए, मशीनरीज खरीदने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए। कमर्शियल बैंक आप सबको पता है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी क्लास किसानों को लोन देते हैं, लेकिन जो कंडीशन अगर किसान वो पूरी करे तो लोग लोन देते हैं, तो यहाँ से भी क्लास वो लोन ले सकते हैं। और इन सारे ही केसेस में, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल है, तो यहाँ पे क्लास कोई भी किसान के साथ फ्रॉडगिरी नहीं होगी, कोई अनरीजनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, जो बेसिकली जहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं होते, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे क्लास ये बैंक खुलते हैं क्लास, और ये भी किसानों को लोन देते हैं। तो गवर्नमेंट सरकार तकावी लोन देती है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जब जहाँ फ्लड आ गया, आंधी तूफान आ गया मान लो, या उजड़ गया सबके सब वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों को सरकार भी लोन देती है, तकावी लोन 6% पे। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भाई ये जो बैंक है ना क्लास नाबार्ड, ये क्या कहता है? एपेक्स बैंक है, जो रूरल डेवलपमेंट का पूरा जिम्मा लेता है। सो नाबार्ड, जैसे आरबीआई एपेक्स है ना, उसमें से ये कंट्रोलर है, और ये ध्यान रखता है कि क्लास की जो रूरल एरिया है वो डेवलप हो सके, उसके लिए क्लास क्रेडिट मुहैया किया जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ध्यान रखना क्लास, ये एक लिंकेज प्रोग्राम है माइक्रो फाइनेंस के लिए। यहाँ पे बेसिकली महिलाएं सारी जुड़ती हैं, आमतौर पर महिला हर महीने कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं, और पूल मनी से किसी एक इंसान को लोन दिया जाता है, और क्लास वो उससे जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो सारे लोग आपस में बांट लेते हैं। ऐसे करके हर महीने एक एक इंसान की बारी आती है कमेटी सिस्टम की तरह, और उनको पैसा दिया जाता है क्लास, और इंटरेस्ट जो होता है सब लोग आपस में बांट लेते हैं। ये सेविंग्स की हैबिट को जोड़ता है, और बेसिकली लोन कंजप्शन पर्पस के लिए होता है। बात करें रूरल क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? अगर गांव के लोगों को, किसानों को उधार मिल जाए तो क्योंकि उनके पास इतना सेविंग्स नहीं होता है, वो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। एक सीजन काम किया, फसल खत्म, खा लिया पैसे को, मतलब खर्च कर दिया, फिर काम किया, फिर खर्च कर दिया। तो इनके पास प्रॉब्लम है इनसफिशिएंसी, कि इनको जितने लोन की जरूरत है, जितने लोगों को लोन की जरूरत है, उतने लोगों को लोन एक्चुअली मिल नहीं पाता। इन एडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, किसी को लोन अगर मिल भी गया तो इन एडुकेट, पर्याप्त नहीं रहता है। जैसे मान लो मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, तो मुझे 1 लाख का ही लोन मिलता है, जिसकी वजह से क्लास में वो काम तो नहीं कर पाऊंगा ना जो 5 में करने वाला था 1 में। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। अब मैंने आपको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इतने सारे बता तो दिए, लेकिन ये बहुत कम है। ग्रामीण बैंक हर जगह नहीं मिलता है, कमर्शियल बैंक हर जगह नहीं मिलता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक हर जगह नहीं मिलता है। जो पुअर फार्मर्स है ना, जो अमीर फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन पर तो ध्यान दे देती है बैंक, उनको लोन दे देती है कहने पर, लेकिन जो गरीब किसान है उनको लोन नहीं देती बैंक। डर रहता है कि भाई कल को लौटाए ना लौटाए। ग्रोइंग ओवरड्यू। अब जो भी क्लास किसान है उनके ऊपर इतना ज़्यादा ओवरड्यू हो रहा है ना बैंक का, वो लोन की पेमेंट नहीं करते, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करते, इसकी वजह से बैंक ना एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में, यार इनको लोन देंगे तो कहीं भाग ना जाए, कहीं ये बाद में मना ना करें, कहीं सरकार से गुहार न लगाएं कि हमारा लोन माफ़ कर दो और हमारा असेट एनपीए ना हो जाए, तो वो डरते हैं क्लास, इसलिए कई बार वो लोन नहीं देते। ये सारी प्रॉब्लम है क्लास रूरल क्रेडिट की। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। अनाज उगता है, वहाँ से लेकर क्लास डीलर खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिनिश बना के हमारे घर तक पहुँचाते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम, इसमें जो भी काम हो रहा है, अनाज वहाँ से लेकर हमारे घर तक, हमारे टेबल तक पहुँचने में, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, पैकेजिंग हो, प्रोसेसिंग हो, ग्रेडिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बीच में बने हुए हमारे तक पहुँचता है, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं क्लास? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। किसान क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे पहले? सबसे पहली बात मैनिपुलेशन। भाई बिग ट्रेडर, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वेट
रेट में मैनिपुलेट करते हैं, उनका अनाज सस्ते दाम में खरीद के आगे महंगे दाम में बेचते हैं। किसानों को इतना नहीं पता होता कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, ये लोग रियल लाइफ में कितना आगे बेच रहे हैं, बीच में कितने प्रोसेस ये लोग करते हैं। तो ये लोग क्लास मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है क्लास, पैसे कम देते हैं क्लास। और दूसरी बात है, इनको मार्केट की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ये लोग बेचारे क्या करते हैं, कहाँ स्टोर करेंगे, सारा का सारा सब्जियां हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, कहाँ स्टोर करेंगे अगर नहीं बेचेंगे। इनका क्या है, फसल आया तुरंत ही बेच दो, अदरवाइज खराब हो जाएगा, तो सारी फसल खराब हो जाएगी और बर्बाद हो जाएंगे। तो ये 3 प्रॉब्लम जो है किसान फेस कर रहे थे। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए कैसे, किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहले रेगुलेट मार्केट, मार्केट को रेगुलेट करो, नियंत्रण में लेके आओ। सरकार ने एक कमेटी बना रखी है जहाँ पे एक इंसान गवर्नमेंट का होगा, एक डीलर्स का होगा और एक इंसान किसानों का होगा, सो दैट कि किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो। और क्लास जो रेट डिसाइड होगा, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे रेट, और उसी रेट को क्लास, उसी रेट पे किसान अनाज बेचेगा और डीलर खरीदेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रूरल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दो, स्टोरेज हाउस बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन बनाओ क्लास, मशीनरीज डेवलप करो, उनको लोन दो। तो जितना डेवलपमेंट अर्बन एरिया में हो रहा है, उतना ही डेवलपमेंट रूरल एरिया में भी होना चाहिए। सरकार यहाँ कर रही है तो वहाँ भी करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दोगे तो वो लोग भी आगे बढ़ सकेंगे, गाँव के लोग भी आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। उनको छोड़ छोड़ के माइग्रेट नहीं होना। आप में से कई सारे बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मूव करोगे पूरे इंडिया में, कोई दिल्ली आएगा, कोई BH बनारस जाएगा, अलग अलग जगह मूव करोगे। आप सोचो अगर आपके यहीं पे आसपास ही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी हो तो आप वहाँ पढ़ सकते हो, आपको घर वालों को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, आपको कितना खर्चा होता है हर महीने वो बचेगा। अगला क्लास कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सब लोग मिलजुल के मार्केटिंग करते हैं। अमूल इज ए कोऑपरेटिव मार्केटिंग एग्जाम्पल, अमूल का एग्जाम्पल है, लिज्जत पापड़ है क्लास गुजरात का। कोऑपरेटिव मार्केट में सब लोग मिलजुल के डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमने यूनियन बना लिया, हम इससे कम में दाम नहीं बेचेंगे। हम सारे किसानों ने यूनियन बना लिया कि भाई हम अपना अनाज इससे कम में नहीं बेचेंगे। दिस इज कॉल्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सीधी सीधी बात है, जो किसान अनाज लेके आता है, सरकार कहती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहती है कि हम तुम्हारा अनाज एक इस रेट पे खरीद लेंगे मिनिमम, जो कि इक्विलिब्रियम रेट से भी ज़्यादा होता है। इक्विलिब्रियम रेट वो रेट जहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा रेट सेट करते हैं और इसको मिनिमम कर लेते हैं कि हम कम से कम इतना दाम तुम्हें देंगे तुम्हारे अनाज के, तुम हमें बेच दो। तो बाहर डीलर अगर उससे ज़्यादा दाम देता है तो आप बेचो, अदरवाइज मत बेचो। तो इससे किसानों को सिक्योरिटी मिल गई, चलो कम से कम सरकार तो हमें इतना दे ही रही है, बाहर मुझे इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनसे सारा अनाज खरीदती है, उसका क्या करती है, बफर मेंटेन करती है, इमरजेंसी के काम आएगा, राशन बांटा जाएगा, PDS सिस्टम, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कार्ड होल्डर होते हैं, उनको राशन दिया जाएगा क्लास। और जहाँ पे सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, उस एरिया में क्लास ये राशन जाके बांटते हैं। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ फसल अच्छी नहीं हुई, वहाँ पे क्लास ये करते हैं, इस राशन को बांटते हैं। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चल, अब किसानों को ग्रोथ करने का ना बहुत अलग अलग तरीका है। कई बार जो बड़ी बड़ी क्लास एजेंसीज होती हैं, बड़ी कंपनीज, मैकडी हो गया क्लास, बर्गर किंग, सबवे हो गया, क्या है, KFC हो गया, पिज़्ज़ा हट है, बर्गर किंग है, स्वाद आटा है, राजधानी बेसन है। तो ये लोग क्या करते हैं, किसानों से कांटेक्ट करते हैं, किसानों से कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए इतना ये चीज़ उगा दो और हम आपको बताते हैं कैसे कैसे उगाना है, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, बीज देते हैं, सब कुछ देते हैं, बस आप मिट्टी पे उगा के बड़ा करके पौधा सारी चीज़ जो है फिनिश करके वो हमें दे दो और हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे। इससे क्या होता है, किसानों की अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है और क्लास ये लोग इनको पेमेंट जो देते हैं वो भी अच्छा देते हैं। दिस इज कॉल्ड इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। आजकल क्लास ऐसा ही चल रहा है। और इवन आप आजकल क्या है, ऑप्शन है किसानों के पास, किसान डायरेक्टली जाके मंडी में बेच सकता है अनाज। जैसे क्लास यहाँ पे अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है, हदासपुर मंडी पुणे में, रिजू बाजार जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश के अंदर, उजावर सैंडीज तमिलनाडु में। और ये सारी जगह क्लास किसान डायरेक्टली जाके जो लोग हैं उनको अनाज बेच सकता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी फसल अच्छी हो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन। सीधी सी बात है क्लास, अगर सब लोग खेतीबाड़ी करेंगे तो क्या पता कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो सब लोग क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी, क्रॉप को रोटेट करना पड़ेगा, कुछ हॉर्टिकल्चर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा गाँव में लोग कुछ ना कुछ गाय भैंस बकरी पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, मछली पालते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि लोग अपने बागान में कुछ कुछ उगाते हैं, कुछ सब्जियां उगा लेते हैं क्लास। तो ये सारी चीज़ें क्लास है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और इसका फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहली बात कि रिस्क कम हो जाएगा। कल को फसल अच्छी नहीं हुई मान लो तो आप कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करोगे। मल्टीपल क्रॉप आप एक टाइम पे उगा सकोगे तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ऑलरेडी लोग एग्रीकल्चर में भरे पड़े हैं, तो कुछ और काम करोगे तो इनकम आपको ज़्यादा मिलेगी। इंपॉर्टेंस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है क्लास सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे, क्रॉप रोटेट करोगे ना, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और अनाज अच्छा उगेगा और पैदावार अच्छी होगी अगले साल, और इवन कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। सो नॉन फार्म एरिया
कौन कौन सी चीज़ें हैं क्लास नॉन फार्म एरिया के अंदर? सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक फार्मिंग, इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है पोल्ट्री का। पोल्ट्री क्लास सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्लास पोल्ट्री का शेयर जो है वो क्लास इंडिया में है। बाकी एनिमल हस्बेंड्री भी लगभग सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, कोई भी जानवर इंसान पाल सकता है क्लास, जो भी गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया, बैल हो गया, कोई भी इंसान पाल सकता है क्लास। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है। सेकंड है डेयरी, बेसिकली कुछ डेयरी एनिमल, गाय हो गए क्लास, बकरी हो गए क्लास, भैंस हो गया, जो दूध देते हैं बेसिकली, जो मिल्क प्रोडक्ट, सो दैट आप मिल्क प्रोडक्ट, जो मिल्क है उससे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना के उसको बेच सको, या सीधा सीधा मिल्क ही बेच सको। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है भाई, गाय आप पाल रहे हो साथ में फसल भी कर रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है और क्लास सिक्योरिटी रहता है। कल फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर आप यहाँ पे दूध बेच सकते हो। फिशरीज, मछली पालन, मछली पालन काम ऐसा है जो फिशिंग कम्युनिटी ही करती है, जो सालों साल यही काम करते हुए आ रही है। हालांकि इनकी इनकम कम होती है, इनके हालात बहुत खराब होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इनको मिलता नहीं, पानी में रहते हैं, कई बार इनकी जान को भी रिस्क रहता है क्लास, ये समंदर में जाते हैं फिर कई बार लौट के नहीं आते। तो फिशरीज का काम भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गया, फार्मिंग नहीं है लेकिन क्लास एक तरीके से मछली पालन भी की जाती है और ये एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता है, नॉन फार्म एक्टिविटी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। अब इंडिया में क्लास मैंगो कितना ज़्यादा होता है क्लास, बहुत सारे फ्रूट्स है, लीची है, तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन है उसको बोलते हैं क्लास हॉर्टिकल्चर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ध्यान रखना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास, आईटी सेक्टर, डेटा कलेक्ट करना, कहाँ पे कितनी फसल हो रही है, कहाँ फूड इनसिक्योरिटी होगी, ये पहले से जज कर लेते हैं सो दैट कि कभी इमरजेंसी आई तो वहाँ पे सप्लाई कर सके, पता कर सके। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्लास नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लोग यहाँ भी काम करते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमेशा हर कोई सोचता है उसका पौधा हेल्दी रहे, फसल अच्छी हो, पौधा हेल्दी रहे क्लास, और फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी है या जो भी आउटकम है वो खराब ना हो। कोई भी प्लांट हेल्थ के बारे में नहीं सोचता। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लांट हेल्थ की बात करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ना करके नेचुरल तरीके से ग्रीन मैन्योर का यूज़ करके अगर हम पौधा उगाएं तो फसल जो उगेगी क्लास वो अच्छे दाम पे जाएगा मार्केट में, टेस्टी होगा फ्रूट वो या वेजिटेबल जो भी होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन लेवल होगा, सबसे बड़ी बात वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी ऑर्गेनिक तरीके से, ये देखो क्लास, इस तरीके से खाद बनाया जाता है नेचुरल तरीके से, सो दैट क्लास की हमारी मिट्टी की हालत अच्छी रहे। क्रॉप अगर मिट्टी खराब हो गई तो फिर देखो पौधा कैसे उगेगा। तो अब सॉइल हेल्थ के बारे में सोचें, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे नेचुरल तरीके से। इसमें टाइम लगता है, काफ़ी डीमेरिट भी है, ऐसे क्लास सामान बहुत महंगा होता है, लोग नहीं खरीदते मार्केट में, इसलिए लोग अवेयर नहीं होते, लोग काम नहीं करते। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है क्लास, नेचुरल तरीके से क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कॉम्पोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं जिसमें सॉइल की हेल्थ बनी रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट सबसे पहला क्या है क्लास, नेचुरल इन्वायरमेंट टू इनहैंस दी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एग्रीकल्चर में नेचुरल तरीके से। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो पेस्टिसाइड फ्री है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्लास, इन्वायरमेंट भी क्लास अच्छे से इसमें हेल्दी रहेगा। क्रॉप डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अलग अलग क्रॉप उगा सकते हैं। इंप्रूव सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है इससे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की हेल्थ भी अच्छी होती है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है इसके अंदर, इकोसिस्टम भी अच्छा रहता है क्योंकि कोई जीव जंतु मरते नहीं इसमें। यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ग्राउंड वाटर इज पॉल्यूटेड, अगर हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो मिट्टी भी खराब होती है, हवा भी खराब होती है, ग्राउंड वाटर भी खराब होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, हमने पढ़ा था। लेकिन विद ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लास, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, वाटर एयर पॉल्यूशन नहीं करता है, बिकॉज खेती बाड़ी जो हो रही है वो नेचुरल तरीके से हो रही है। ये क्लास सारे के सारे बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। तो प्रॉब्लम क्या है क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग ना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना ही उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोग उसी तरीके से चलते आ रहे हैं जैसा अभी तक चल रहा है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर आप चाहते हो अच्छा हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, पॉल्यूशन ना हो, अच्छा खाना मिले लोगों को, तो भैया सरकार को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, सरकार को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, फाइनेंशियल हेल्प देनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए इनपुट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब सोचो क्लास, आप नेचुरल तरीके से कोई चीज़ें बना रहे हो तो बहुत टाइम लगता है और कॉस्ट भी बहुत इंगेज होता है। आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है क्लास, क्योंकि वो छिड़काव करते हैं, केमिकल डालते हैं, तो आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आउटपुट उतना नहीं होता है। शॉर्टर फूड लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल तरीके से फ्रूट वेजिटेबल बनते हैं ना, उसके ऊपर वैक्स नहीं लगाई जाती, तो लाइफ थोड़ी कम होती है। आप देखो दवाइयाँ वगैरह जो सेब आते हैं ना, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की वैक्स लगती है, चमकता है एकदम लाल लाल, आपको लगेगा ये प्लास्टिक का है होता असली है, लेकिन वैक्स लगाई जाती है सो दैट वो लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहे, खराब ना हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल तरीके से होता है तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो उसकी लाइफ थोड़ी स्मॉल रहती है। ये सारी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है क्लास, जो पर्सन इस लायक हो कि वो काम करके कुछ पैसे कमा सकता है और वो काम नेशनल इनकम में ऐड हो, देश की इनकम को बढ़ाए, प्रोडक्शन करके
आप सर्विसेज बेच के, सामान बेच के जो काम करके पैसा कमाते हो, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। चोरी करने वाला पर्सन अगर पैसे कमा रहा है, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिसे क्लास आप सरकार को डिस्क्लोज कर सकते हो और उससे आप पैसा कमा रहे हो, तो वो क्या है क्लास? एम्प्लॉयमेंट, यानी आपके पास काम है, चाहे वो आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हो। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। वो कहता है मुझे काम दे दो, मुझे इस रेट पे भी काम दे दो, लेकिन उस रेट पे काम अवेलेबल ही नहीं है, काम ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जहां पे लोग पढ़ने लिखने के बावजूद भी या काम करना चाहते हैं, उत्सुक हैं, वो काम करने के लायक हैं, स्टिल उनके पास काम नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात करेंगे लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स मतलब इकोनॉमी में कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं, दिस इज कॉल्ड लेबर फोर्स। कहने का मतलब, मान लो कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए मुझे 1000 पायलट की जरूरत है, और एक शहर में या एक देश में मान लो 1000 पायलट अवेलेबल है, वो हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, वो हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, तो क्लास इसमें 1000 के 1000 लोग क्या हो जाएंगे? आपके लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स मतलब वो पॉपुलेशन जो काम करने के लिए एलिजिबल हैं। अब उनमें से जिनकी जॉब लग गई, अब 1000 में से मान लो 700 की जॉब लग गई, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स। और जो 1000 में से 300 की जॉब नहीं लगी, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड मतलब क्या होता है कि जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उनके पास काम नहीं है। वर्क फोर्स मतलब जिनके पास एक्चुअली में काम है, जो काम कर रहे हैं। सो लेबर फोर्स इज द सम ऑफ पर्सन वर्किंग, यानी कि वर्क फोर्स, प्लस पर्सन सीकिंग, जो ढूंढ रहा है लेकिन लायक है, वो काम करने के लायक है, जॉब ढूंढ रहा है, काम करना चाहता है वो, प्लस जिनके पास क्लास एक्चुअल में काम है, उनको मिला के लेबर फोर्स आएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में कितने ऐसे लेबर हैं जो काम करना एक्चुअली चाहते हैं, भले उनके पास काम हो चाहे ना हो। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100, ये आएगा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब बात करते हैं लेबर सप्लाई, कितने घंटे के लिए लेबर अवेलेबल है, हाउ मेनी आवर्स, यानी टोटल आवर्स जो लेबर काम कर सकता है किसी गिवन वेज रेट पे, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। इट इज द टोटल आवर्स दैट वर्कर विश टू वर्क एट अ गिवन रियल वेज रेट। कितने घंटे वर्कर काम करना चाहता है, दिस इज कॉल्ड लेबर सप्लाई। वर्कफोर्स जिनके पास काम है, एक्चुअली में उनके पास काम है, तो उनको क्या बोलेंगे क्लास? वर्कफोर्स। सो वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं है, मतलब दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या आएगा? वर्क फोर्स। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अब जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, उसी तरीके से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। भाई हमारे पास पूरी पॉपुलेशन कितनी है जो काम कर सकती है, ऐसी पॉपुलेशन, उसमें से कितनों के पास काम है, तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा है, जितना कम है उतना खराब है। और देखा जा रहा है इंडिया में ये परसेंटेज डाउन होती जा रही है पहले से, यानी आज की लेवल पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इक्वल टू वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। अब बात करते हैं क्लास यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 का डाटा है। डाटा अंडरस्टैंड करना है, बना हुआ आएगा, यू हैव टू एक्सप्लेन बाय रीडिंग दीज फिगर्स, राइट। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में जो मेन का रेशियो है वो है क्लास 51, मतलब रूरल एरिया में 51.7% मैन जो है वो उनको काम मिलता है, अर्बन एरिया में 53। तो कहने का मतलब अर्बन एरिया में ज़्यादा मैन इंगेज है काम में, टोटल है रूरल एरिया, टोटल मैन जो है वो 52.1। अगर बात करूँ रूरल एरिया में वुमेन कितनी है 17.5 और अर्बन 14.2, यानी कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। सो रूरल एरिया में वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि अर्बन एरिया में मेन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है। वहीं देखो क्लास वुमेन का अर्बन एरिया में कम है, अर्बन एरिया में सब लोग हाउसवाइफ रहती हैं, बहुत ज़्यादातर लेडीज़ जो रहती हैं तो वो काम नहीं करती, लेकिन क्लास जो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, उसमें काम करते हैं, अर्बन में जो है वो काम ज़्यादातर नहीं करते, टोटल 16.5। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन वर्कर पॉपुलेशन में कम है एज कम्पेयर टू मैन। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 52.2% है। सेल्फ एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? जो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, खुद के लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगा के खुद का कोई काम कर रहे हैं, छोटी दुकान हो, बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, कुछ भी हो, दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। वो किसी से सैलरी नहीं लेते, ना किसी के अंडर में काम करते हैं। रेगुलर वर्कर कौन होते हैं क्लास? जिनकी जॉब पक्की होती है, सरकारी एम्प्लॉयज जिनकी जॉब पक्की है, जिनको जॉब से निकाला नहीं जा सकता, जिनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, जिनका ESI PF कटता है, दे आर कॉल्ड परमानेंट एम्प्लॉय। दे
दे आर कॉल्ड रेगुलर सैलरी वर्कर। इनको जॉब खोने का, छूटने का रिस्क नहीं रहता। अगर किसी तरह छूटता भी है तो इनको बहुत सारा कॉम्पनसेशन दिया जाता है। कैजुअल वर्कर वो होते हैं क्लास जिन्हें एक टेम्पररी बेसिस पर रखा जाता है, जब मर्जी तब निकाल दिया जा सकता है, मर्जी है मालिक की, जब मर्जी तब निकाल दे, कोई इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है क्लास, कोई लेबर लॉ इनके लिए नहीं है, जिसकी वजह से क्लास वो कैजुअल वर्कर हैं। और ये 25% है, टोटल क्लास 100%। नाम याद रखना, नंबर याद रखना, 52.2 सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वर्कर 22.8 और कैजुअल वर्कर 25%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, जेंडर बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 50 ये है क्लास मेल वर्कर्स, ये है फीमेल वर्कर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो 52% मेल वर्कर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, 24% मेल वर्कर जो है वो कैजुअल वर्कर है, और 24 मेल वर्कर जो है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है। मतलब जो भी मेल वर्कर्स हैं, जो भी मेल उनके पास काम है, उसमें से 100 में से 52 लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, 24 लोग जो है कैजुअल और 24 लोग जो है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है। अब मैं फीमेल की बात करूँ, महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं में 52% जो है फीमेल वर्कर्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सबसे अच्छी बात डेटा याद करने के लिए, 52% मेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड है, 52% फीमेल वर्कर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। कैजुअल वर्कर की बात करें क्लास, वो 27%। महिलाओं में कैजुअल वर्कर ज़्यादा हैं और क्लास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कम है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए हाई लेवल की स्किल्स चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, जो क्लास महिलाओं में ज़्यादातर देखने को नहीं मिल पाता। शादी के बाद नौकरियाँ छोड़ देती हैं, घर वाले ज़्यादा देर तक पढ़ाते नहीं, महिलाओं को हायर एजुकेशन नहीं देते, जिसकी वजह से क्लास इनका ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तादाद जो महिलाओं की है वो कम है एज कंपेयर टू मेल। ये बात आप ध्यान रखना, डेटा भी आसानी से याद हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, अगर मैं अलग अलग रीजन पे एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो सबसे पहले यहाँ पे अर्बन वर्कर है और यह है रूरल वर्कर, अर्बन वर्कर और रूरल वर्कर। तो अर्बन वर्कर में 38%, अर्बन एरिया में 38% लोग जो हैं वो अपना खुद का काम करते हैं, जबकि रूरल एरिया में 58। तो आपने क्या देखा, ऑब्वियसली गांव में जो लोग अपना काम, जो लोग भी काम कर रहे होते हैं तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। गांव के लोग ज़्यादातर खेती कर रहे होते हैं, अपना कोई खुद कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। नौकरी पे ज़्यादातर लोग क्लास अर्बन एरिया में पाए जाएंगे आपको। नेक्स्ट है क्लास कैजुअल वर्कर, गांव में कैजुअल वर्कर 29% है, लेकिन अर्बन एरिया में 15। अर्बन एरिया में क्लास कैजुअल वर्कर की तादाद कम है एज कंपेयर टू रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। आप देखोगे अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी परमानेंट जॉब है वो 47% है, जबकि अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में ये सिर्फ 13%। इनकी इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, इतनी ज़्यादा स्किल्स इनके पास नहीं होती कि इनकी क्लास रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ लगे, तो उसकी तादाद बहुत कम है। अर्बन एरिया में ये बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, वो रूरल में ज़्यादा है और अर्बन में कम है। इवन कैजुअल भी रूरल में ज़्यादा है 29 और अर्बन में सिर्फ 15%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर आता है क्लास, एग्रीकल्चर करने वाले लोग, खेतीबाड़ी करने वाले लोग, प्राइमरी सेक्टर जो है वो सिर्फ, या कोई पशुपालन वगैरह काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 44.6% है। मतलब क्लास, मतलब सिर्फ तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही है। तो प्राइमरी वर्कर कितने क्लास, प्राइमरी सेक्टर जो रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो लगभग 44, अगर देश में 100 लोग हैं तो 44 लोग जो है वो खेतीबाड़ी करते हैं क्लास, और सेकेंडरी सेक्टर में 24 लोग हैं और टर्शरी सेक्टर में 31। जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर का होता है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा काम कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चर में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास बाई डिफरेंट सेक्टर्स। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। तो ये है क्लास आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये है अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग लगभग 60% है, और अर्बन एरिया में प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग सिर्फ 6.6% है। अर्बन एरिया में खेती करने वाले लोग सिर्फ 100 में से 6 हैं, जबकि रूरल एरिया में लगभग 60 है। तो रूरल एरिया में लोग खेती ज़्यादा करते हैं, ये समझ आ गया क्यों, वहाँ पे खेत है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। अब बात सेकेंडरी सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में अर्बन एरिया में 34% लोग काम करते हैं, जबकि रूरल एरिया में सिर्फ 20.4% है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग अर्बन एरिया में ज़्यादा हैं। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो जो अर्बन एरिया में 59%, मतलब जो रूरल एरिया में लोग, जितने लोग खेतीबाड़ी करते हैं उतने ही लोग अर्बन एरिया में सर्विस सेक्टर में हैं, और क्लास 19.8% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में है रूरल एरिया में। तो सर्विस सेक्टर रूरल एरिया में कम है एम्प्लॉयमेंट देने वाला, और अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रूरल एरिया ज़्यादा और अर्बन एरिया कम। सो इसको आप लिख लेके अच्छे से लर्न कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर। अब हम बात करेंगे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट का मेल और फीमेल। तो मैं बात करूँगा क्लास मेल वर्कर की, तो 40% मेल वर्कर जो है वो काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, फीमेल्स 57। तो आप देखोगे खेतीबाड़ी करने वाले लोगों में मेल की तादाद कम है और फीमेल की तादाद, गाँव में हर महिलाएं खेतीबाड़ी कर रही होती हैं।
सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जो मेल वर्कर है उनका शेयर सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है, फीमेल वर्कर का सिर्फ 17.7% है, मेल वर्कर का 26.5% है। टर्चरी सेक्टर की बात करें तो जो फीमेल वर्कर है टर्चरी सेक्टर में इनका कम है, 25.2% फीमेल जो है वो, अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 25 महिलाएं टर्चरी सेक्टर में काम करती है, लेकिन 100 अगर मेल है उसमें से 32 या 33% जो 33 लोग जो है मेल वो काम कर रहे होते हैं टर्चरी सेक्टर में। यानी कि महिलाएं ज़्यादातर काम करती है प्राइमरी में, जबकि मेल वर्कर प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी में इनसे ज़्यादा है, प्राइमरी कम। तो मतलब मेल खेतीबाड़ी कम कर रहे हैं, आपको लगेगा शौक लगेगा, बट फीमेल की तादाद जो है खेतीबाड़ी में जो लोगों को जॉब मिल रही है वो ज़्यादा है। कहीं ना गाँव में देखना खेतीबाड़ी बहुत करते हैं महिलाएं। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? जॉबलेस, जॉब नहीं आ रहा पर ग्रोथ हो रहा है। देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन हो क्या रहा है क्लास? लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर जीडीपी तो राइज हो रहा है, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। बस मशीन है, देखो रोबोट से काम कराया जा रहा है, मशीनों से काम कराया जा रहा है, मशीनों से काम कराया जा रहा है, लोगों को बेरोजगार निकाल दिया जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है क्लास, मशीनें खुद काम कर रही, रोबोटिक सिस्टम आ गया है, जिसकी वजह से लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि काम नहीं करवाना चाहते लोग इंसानों से। फैक्ट्री ओनर मशीनों से काम कराना चाहता है क्लास, ना कोई स्ट्राइक करेंगे, ना एक्स्ट्रा पैसे देने, ना कॉम्पनसेशन देने हैं, और आराम से काम करेंगे क्लास, कंटिन्यूस स्पीड में काम करेंगे क्लास, कभी भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जानकर आपको बहुत ही शौक होगा कि बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। 1972 से लेकर 2018 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी है लोगों की वो लगातार घटती चली जा रही है। यानी कि माँ बाप अपने बच्चों से खेतीबाड़ी नहीं कराना चाहते, उम्मीद है आपके घर वाले भी आपसे खेतीबाड़ी नहीं करवाना चाहते, तभी आपको पढ़ा नहीं कि भाई पढ़ लिख के कुछ और काम करेगा, अफसर बनेगा बच्चा हमारा, एसी में काम करेगा बैठ के, लेकिन गाड़ी में जाएगा, लेकिन वो खेतीबाड़ी नहीं करेगा, कुल्हाड़ी फावड़ा नहीं चलाएगा। तो ये कम होता है। सेकेंडरी सेक्टर की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और टर्चरी सेक्टर की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और ये तीनों में इक्वालिटी होना जरूरी है क्लास, सो दैट कोई भी क्लास यहाँ पे डिफरेंस ना हो। प्राइमरी सेक्टर का तादाद घटता चला जा रहा है, सेकेंडरी और टर्चरी का देखोगे आप सेक्टर वाइज अलग अलग ईयर्स में बढ़ता चला जा रहा है। कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि धीरे धीरे कैजुअल वर्कर की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और रेगुलर सैलरीड वर्कर की पॉपुलेशन घटती चली जा रही है। मतलब फैक्ट्री ओनर जो है वो कैजुअली काम करना पसंद करते हैं, सो दैट उन्हें कभी भी निकाल दिया जा सके विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, और कम सैलरी में रखा जा सके और जब मर्जी तब निकाल दिया जा सके। तो जिसकी वजह से कैजुअलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, कैजुअल वर्कर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की तादाद घटती चली जा रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है क्लास? दो तरह के सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब फॉर्मल सेक्टर जहां 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां 10 से कम वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की तादाद कम होने लगे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की तादाद बढ़ने लगे, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि जब धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं मिल रहा है, तो छोटी दुकान जहां 10 से कम लोग काम करते हैं वहां पे जब लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से होता है क्लास, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, मैं बता चुका हूं आपको। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ इंडिया। अगर मैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की बात करूं, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो रूरल एरिया में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, लेकिन खुलेआम काम नहीं मिल रहा क्योंकि काम है ही नहीं, तो आपको जॉब पे नहीं रखा जाता। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर एक वर्कर जॉब को छोड़कर चला भी जाएगा तो टोटल आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्कर की जरूरत थी, 8 वर्कर काम कर रहे हैं। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा देखा गया है कि गाँव में 2 लोग काम कर सकते हैं, सेम काम को 8 लोग मिलके काम कर रहे हैं, 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो इसमें लग रहा है कि यार दो लोग काम 4 लोग करेंगे, 2 लोग बेरोजगार हैं, भले वो दिख नहीं रहे बट वो बेरोजगार है। दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजन में काम है। आइसक्रीम वेंडर आइसक्रीम बेचते हैं, गर्मी में सर्दी में घर बैठते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, तो एक सीजन के लिए रोजगार है, दूसरे के लिए नहीं है। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर देश ही तरक्की नहीं करेगा, देश के लोग भी तरक्की नहीं कर सकते। जब मैं जिस सिटी में पढ़ा रहा हूँ नोएडा के अंदर, अगर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती, मेरे पास सड़क अच्छी नहीं होती, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, तो शायद मैं तुमको नहीं पढ़ा पाता। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। अगर देश तरक्की करेगा तो भी सब तरक्की करेंगे। और पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, सीधी सी बात है क्लास, बेरोजगारी तो होगी ही, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जॉब एक है। सर आपको जान के हैरानी होगी, टीचर के लिए जब भर्ती निकलती सरकारी टीचर के लिए, जॉब होती 7, 8, 10, 15, भरने वाले हों 2 लाख 3 लाख। अब 3 लाख लोग घुसेंगे अगर क्लास 10 नौकरियां पाने के लिए, तो कितने सारे लोग तो बेरोजगार हो ही जाएंगे। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, बेरोजगार हो जाओगे आप। ओवर डिपेंडेंस ऑन
टेक्नोलॉजी, जॉबलेस ग्रोथ में बताया क्लास, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर अंडर डेवलप है, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है बट आउटपुट हमारा कम निकलता है, खेती बाड़ी में कोई अच्छा टेक्नोलॉजी हम नहीं लगा पा रहे। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव है, एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाया कुछ और जाता है, पेपर में कुछ और आता है, इंटरव्यू में कुछ और पूछा आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है, जिसकी वजह से क्लास प्रॉब्लम आती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, पूरा परिवार जो है एक ही इंसान पर डिपेंड है, वही काम कर रहा है, बाकी लोग घर बैठे हैं आराम से, वो अकेला इतना कमा रहा है कि पूरा परिवार खा रहा है उस पर। जॉइंट फैमिली सिस्टम, लेस सेविंग इन्वेस्टमेंट, लोगों की सेविंग्स ही कम है क्योंकि इनकम कम है। जब सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकॉनमी में जॉब कैसे जनरेट होगा? फैक्ट्री ओनर इन्वेस्टमेंट लेके ही तो जॉब खोलते हैं, तब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो क्लास फैक्ट्री ओनर जॉब कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब जॉब कैसे देंगे? इलाज क्या है सर इसका? फिर इसका सबसे अच्छा इलाज है क्लास इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने में लोग योगदान देंगे, उनको जॉब मिलेगा। मोर इंपोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सरकार ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बना रखे हैं, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वो कागजों पे लिखे रहते हैं, रियल लाइफ में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, ऑब्वियसली फॉल्ट जो है उसे खत्म करो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आई हैं बट वो अभी तक लागू नहीं हुई है। एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा बूथ होता है जहाँ पे जाके, ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आप अपने जॉब की एप्लीकेशन दे सकते हो क्लास, जहाँ पे जॉब खाली होगी वहाँ आपको लगवा देंगे, जहाँ पे एक्सेस जॉब होगा वहाँ से लोगों को निकाल देंगे, जहाँ कम होगा वहाँ तक भेज देंगे आपको, तो आपको जॉब मिल जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को बहुत हेल्प करना चाहिए जो खुद का व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, सरकार को उनको सपोर्ट करना चाहिए सो दैट वो ज़्यादा फैक्ट्री लगाएं और उनको जॉब दे लोगों को। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ अर्बन एरिया में ही नहीं, रूरल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो सो दैट वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोग खुद का काम कर सके। अगर सड़क, बिजली व्यवस्था, मेट्रो, ये सारी स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज बन जाएंगी तो लोग वहाँ पे काम मिल जाएगा, लोगों को बस आने लगेगा एम्प्लॉयमेंट, लोग शहर नहीं आएंगे, बेरोजगार नहीं होंगे। और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। जितना ज़्यादा सरकार के पास पैसा आएगा उतनी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उतना इन्वेस्टमेंट आएगा इकॉनमी के अंदर, उतना ही आपको जॉब मिलेगा इकॉनमी में। सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, अब बेरोजगारी जो डाटा है वो आता कहाँ से? बहुत सारे सोर्सेस हैं। सबसे पहला सोर्स है क्लास NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यहाँ से डेटा कलेक्ट होता है क्लास। और पॉपुलेशन सेंसस एवरी 10 ईयर में क्लास ये डेटा कलेक्ट करता है, बट ये खास डेटा कलेक्ट नहीं करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा अच्छा डेटा कलेक्ट करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इसका मतलब है क्लास DGET। तो DGET क्या करता है? बेसिकली डेटा भी कलेक्ट करता है, कितने लोग एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब भी देता है, वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन को, वुमेन को वोकेशनल ट्रेनिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सब का काम, ब्यूटिशियन का काम, ये सब सिखाया जाता है महिलाओं को सो दैट वो जॉब ओरिएंटेड बन सके, वो आगे जॉब ले सके। और डेटा भी कलेक्ट करता है क्लास, लोगों को प्रमोट भी करता है जॉब के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी देता है क्लास। तो ये DGET। सबसे पहले बात करें इन्वायरमेंट, होता क्या है? हमारा सराउंडिंग, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे कलेक्शन होता है लिविंग, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो सब लोग क्लास मिलके हमारी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। लिविंग मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी, रिसोर्सेस, इन सब से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है और हम इसी एनवायरनमेंट की वजह से जिंदा रह पाते हैं। अदरवाइज जहां पे एनवायरनमेंट नहीं है वहां पे इंसानों का जिंदा रहना, लिविंग थिंग्स का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। अगर बात करें क्लास एनवायरनमेंट की, इसके 3 कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फ्लोरा फौना हो क्लास, फ्लोरा मतलब जो प्लांट है, ट्रीज है, और फौना मतलब क्लास मैन और एनिमल। अबायोटिक एनिमल मतलब नॉन लिविंग, चाहे वो सॉलिड अर्थ हो, चाहे वो क्लास माउंटेन्स हो, चाहे वो सी हो, वो सारी की सारी चीजें क्लास नॉन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं क्लास अबायोटिक। इसके अलावा क्लास एनर्जी, चाहे जियोकेमिकल, जियोथर्मल एनर्जी हो, चाहे क्लास सोलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो जो क्लास हमारे इन्वायरमेंट में है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। और इन तीनों को मिलाकर ही हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है। इन्वायरमेंट के बहुत सारे फंक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सबसे पहला फंक्शन है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, ये रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए। आप किसी भी फैक्ट्री का नाम ले लो, उसमें कुछ ना कुछ बन रहा होगा, जो भी उसमें बन रहा होगा, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा होगा वो इन्वायरमेंट ने दिया है। चाहे वो क्लास पेड़ हो, चाहे वो लकड़ियाँ हो, चाहे वो मतलब लकड़ियाँ हो, चाहे क्लास पानी हो, चाहे मट्टी से कुछ उग रहा हो, सोलर एनर्जी हो, किसी भी चीज़ से कुछ भी अगर बन रहा है ना, रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है। इवन क्लास फॉसिल फ्यूल, जो धरती के नीचे क्लास फॉसिल फ्यूल होते हैं जिनसे पेट्रोलियम, कोयला बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें क्लास हमें एनवायरमेंट देता है। सेकंड है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। देखो इन्वायरमेंट है तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं क्लास, लाइक एयर चाहिए क्लास, यानी कि हवा हमें चाहिए क्लास, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। एयर, वाटर, सनलाइट के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इन्वायरमेंट है तभी क्लास हम लोग जिंदा रह पाते हैं। सन, सॉइल, वाटर एंड एयर, दीज आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है क्लास, जरूरी है। बायोटिक के अंदर प्लांट आता है, एनिमल आता है, इंसेक्ट्स आते हैं, डिकम्पोजर आते हैं जो
सड़ा गला देते हैं। आप एक केला खा के फेंक दो छिलका, देखो 2-4 बाद दिन वो गल जाएगा। एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें क्लास इन्वायरमेंट के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ संभव है। इन्वायरमेंट असिमिलेट वेस्ट, हम सब लोग डेली बेसिस पे बहुत सारा कंजप्शन करते हैं। अगर कंजप्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी जनरेट होगा, और उस वेस्ट को इन्वायरमेंट समा जाता है। आप मट्टी में सारी चीज़ डाल दो, क्लास डिकम्पोज हो जाएगा, पूरा का पूरा सड़ गल के मट्टी में समा जाएगा, इवन खाद बन जाएगा पौधों के लिए। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारे जो वेस्ट है उसको संभाल लेता है। बट अगर आप ज़्यादा वेस्ट जनरेट करोगे तो इन्वायरमेंट उसको झेल नहीं पाएगा। इन्वायरमेंट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप लोग सीज देखते हो क्लास, बीचेस देखते हो क्लास, फॉरेस्ट देखते हो, डैम्स देखते हो, रिवर्स देखते हो क्लास, इसके अलावा डेजर्ट देखते हो। वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस करता है। इंसान ब्यूटी ऑफ नेचर को इंजॉय करता है। तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट ने हमें दिया। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बिगाड़ेंगे तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और क्लास यहाँ पे ना पेड़ बचेंगे ना जंगल बचेगा। नेक्स्ट है क्लास अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। किसे कहते हैं, ध्यान से अच्छे से समझना, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसे कहते हैं। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू अब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। अगर आप डिग्रेडेशन करते हो, रिसोर्सेज का वेस्ट करते हो, तो भैया इन्वायरमेंट उसको क्या करता है क्लास, रीजनरेट करता है। बट आपने इतना ज्यादा वेस्ट कर दिया रिसोर्सेज का कि इन्वायरमेंट उसको रीजनरेट नहीं कर पाता है। इसका मतलब अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी है क्लास किसी भी इन्वायरमेंट की कि उसको क्लास रीजनरेट करता है। देखिए क्लास, आप पेड़ काट देते हो, एक नया पेड़ उग जाता है अपने आप। ये हमारा नेचर है, प्रकृति है जो क्लास यहाँ पे जनरेट करता है। रिसोर्सेज जनरेशन डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी इन्वायरमेंट की जो क्लास आपका अत्याचार सह सके, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि भैया इन्वायरमेंट की एक लिमिट है, एक लिमिट है। कैरिंग कैपेसिटी इंडिकेट दैट मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन। किस हद तक क्लास पॉपुलेशन को झेल सकता है। हद से ज्यादा पॉपुलेशन करोगे ना क्लास, तो यहाँ से क्लास ये बाहर फ्लो हो जाएगा। ये इसकी कैपेसिटी, इस जार की कैपेसिटी है। इसके अंदर वेदर है, ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉस ऑफ हैबिटेट, डिजीज, क्लास अलग अलग क्लास बीमारियां होने लग जाएंगी क्लास। इन सब चीज से क्लास लोग मरने लग जाते हैं, बाहर निकल आता है। दिस इज कॉल्ड क्लास यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। अब बात करते हैं दो बेसिक प्रॉब्लम। किसी भी कंट्री के अंदर दो बेसिक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है क्लास पॉल्यूशन का, और दूसरा क्या है क्लास यहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूशन हमारी कंट्री में हो रहा है जिसकी वजह से जिंदा रहना मुश्किल है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करना। ये पॉल्यूशन की इमेजेस आप देख सकते हो, वाटर पॉल्यूशन है और ये एयर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें क्लास, किसी भी तरीके से पानी के अंदर अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस आ जाता है जिसकी वजह से पानी खराब हो जाता है, एयर की क्वालिटी, सॉरी वाटर की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है, वाटर की क्वालिटी चैलेंज होने लग जाती है, बहुत सारे कारणों की वजह से। हमारे घर का जो जो स्ट्रीम्स है, नाला है, उस क्लास हम लोग कितना सारा कूड़ा करकट पानी में बहा देते हैं। फैक्ट्री वाला अपना सारा डस्ट का जो है इस तरह से, यमुना नदी देखो क्लास दिल्ली में कितना गंदा पानी से पूरा नदी को नाला बना दिया है। इन सारी रीजन की वजह से इवन क्लास जो किसान छिड़काव करते हैं क्लास, फसल वगैरह छिड़काव करते हैं फसल में, वो पानी भी छिड़कते हैं उसके ऊपर, फिर पानी के साथ वो नदियों में बह जाता है, जिससे मरीन लाइफ भी अफेक्ट होता है और वाटर पॉल्यूट होता है, जिसकी वजह से क्लास हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। डायरिया जैसी बीमारियां भी खराब पानी की वजह से होता है। हम दिन में 10 बार पानी पीते हैं लगभग, तो ये कहीं ना कहीं क्लास हमें बीमारियों का जड़ बनता है। अगला क्लास नॉइज पॉल्यूशन। इतना ज्यादा शोर अगर होता चला जाएगा तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हियर लॉस, ये सारी बीमारियां आने लग जाती हैं। बहुत सारा जो शोर आता है वो गाड़ियों में जो हॉर्न लगे होते हैं, इंजन्स लगे होते हैं, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं क्लास, उससे क्या होता है क्लास, नॉइज पॉल्यूशन होता है। शोर, एनवायरमेंटल नॉइज, जिससे जो जीव जंतु है, पंछियां हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। दिस इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं एयर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लास इंडिया में इस टाइम, जहां पे छोटे छोटे से पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल समझ लो, जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्लास हमें अस्थमा जैसी बीमारी, क्लास हार्ट डिजीज हमें होने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अब ये एयर पॉल्यूशन होता किसकी वजह से है क्लास, जो छिड़काव करते हैं किसान, आपके घर पे जो क्लीनिंग सब्सटेंस है उनके थ्रू होता है। एयर पॉल्यूशन क्लास फैक्ट्री से, चिमनी से धुआं निकलता है, जो क्लास बर्निंग फॉसिल फ्यूल, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, और ये एयर पॉल्यूशन की वजह से क्लास ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है, इवन हमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये तीनों प्रॉब्लम क्लास सीरियस है, और इसको अगर हमने ठीक नहीं किया तो आने वाले टाइम पे हमारा इन्वायरमेंट जो हमें लाइफ दे रहा है वो आगे नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
जो कि क्लास इन्वायरमेंट में बहुत नुकसानदायक है। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, इन सबको हम बुरी तरीके से डिग्रेड कर रहे हैं। इंसान जब भी फिजिकल कैपिटल खरीदता है, मशीन खरीदता है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन लगाता है। वो जानता है मशीन है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद खराब हो जाएगी, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसको डिग्रेड करते हैं। हम पेड़ काटते हैं, पानी गंदा करते हैं, हवा गंदा करते हैं, शोर करते हैं, लेकिन क्लास हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रोविजंस नहीं बनाते कि भाई कल को हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, क्या उसको हम फॉरेस्ट दिखा पाएंगे, रेन पैटर्न दिखा पाएंगे उसको, समंदर ग्लेशियर दिखा पाएंगे उसको। तो हम लोग कभी भी इसके लिए प्रोविजन नहीं बनाते, जो कि बनाना चाहिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं? सबसे बड़ा एक डिफॉरेस्टेशन। पुष्पा मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा लोग किस तरीके से पेड़ों को काटते हैं, चाहे वो चंदन की लकड़ी ही क्यों ना हो। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्लास जंगल को काटना, वहां पे कुछ और बना देना, चाहे किसी पर्पज से भी काट रहे हो, लकड़ियां घर ले जाने के लिए, जलाने के लिए काट रहे हो, या फिर क्लास फर्नीचर बनाने के लिए काट रहे हो, क्लास यहाँ पे हाईवे निकालना है, मेट्रो निकालना है, एयरपोर्ट बनाना है, क्लास या कुछ भी, किसी भी कारण से अगर आप पेड़ों को काटते हो, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इससे रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाता है, जंगलों में जीव जंतु जो यहाँ रहते हैं उनकी प्रजाति को नुकसान पहुंचता है, एंड इसको क्लास बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो कि अच्छा नहीं है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लैंड की क्वालिटी देखो, बंजर जमीन, अगर जमीन बंजर हो गई ना तो किसी काम की नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगर हमने लैंड की जो क्वालिटी है ना अनाज उगाने की, वो हमने खत्म कर दी तो पूरे वर्ल्ड में, हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस आ जाएगा, हमें अनाज ही नहीं मिलेगा। हमारे पास कितना ही सोना चांदी गाड़ी घर बंगला हो, लेकिन अगर हमें अनाज ना मिले, खाना ना मिले क्लास, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या है कि लैंड की क्वालिटी खत्म हो जाती है। किसकी वजह से? सॉइल इरोजन की वजह से। लैंड के ऊपर ना जो ऊपर अपर लेयर होती है उसमें क्लास पोटेशियम होता है क्लास, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड को, सॉरी जो प्लांट है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब तेज हवा चलती है ना तो क्लास वो क्या होता है, ऊपर की लेयर जो है कहीं उड़ के चली जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो फसल उगाई जाती है वो पौधे अच्छे से उग नहीं पाते, और कई टाइम बाद क्लास ही क्या हो, बंजर जमीन हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया, अब ये उगा नहीं पा रहा है कुछ। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसी प्रजाति का विलुप्त हो जाना, जैसे डायनासोर हो गए थे, तो किसी भी प्रजाति का विलुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है क्लास? बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जंगलों को काटना, आग लगाना, पानी को पॉल्यूट करना, शोर करना क्लास, ठीक है। रेडिएशंस, बहुत सारे मोबाइल फोन डिवाइसेस, 5G भी आ रहा है तो उसमें रेडिएशंस निकलते हैं, उससे जीव जंतु को नुकसान होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रजाति विलुप्त हो जाए और हमारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाए, चाहे वो पोल, देखो ये पोलर बियर है, सारी बर्फ में रहते हैं, बर्फ पिघल गई तो इनका जिंदा रहना बहुत समय तक पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से क्लास जंगल काट दिया तो ये बियर हो गया, ठीक है। ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर क्लास इनका हैबिटेट, जहाँ ये रहते हैं ना उनको बोलते हैं हैबिटेट, इनका हैबिटेट आपने खत्म कर दिया, कहाँ जिंदा रहेंगे? आम जगह पे जहाँ हम लोग आप लोग रहते हैं वहाँ तो ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। समंदर में, अंटार्कटिका ओशन में अगर हम बात करें, अंटार्कटिका के अंदर बर्फ भरा रहता है, पेंगुइन्स वहाँ रहती हैं, बर्फ पिघलने लग जाएगी तो पेंगुइन्स का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्लास पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है क्लास? अर्थ, ये क्लास अर्थ है, ये है क्लास आपका सन। तो सन से जब क्लास नीचे आती है ना रेडिएशन, सॉरी सन से जो क्लास रेज नीचे आती है ना, तो यहाँ पे क्लास कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर बन जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर, जो क्या करता है इसको नीचे तो आने देता है लेकिन ऊपर नहीं जाने देता वापस, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी हो जाती है। कुछ ऐसा धूप में कोई गाड़ी खड़ी और आप अंदर जाके बैठ जाओ उस गाड़ी के अंदर तो बहुत भभका सा लगता है, गर्मी से लगती है, क्योंकि सनरेज अंदर जाती तो है लेकिन बाहर नहीं आ पाती, टकरा के अंदर बिल्कुल क्लास आग की तरह बन जाता है, जो इसका रहना बहुत मुश्किल है। तो इसको बोलते हैं क्लास ग्लोबल वार्मिंग। और जितने भी क्लास ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो वो सारी की सारी चीजें क्लास यहाँ पे एक ग्रीन हाउस लेयर बना देती है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से क्लास लो अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फियर है, ये जो लोअर एटमॉस्फियर है ना क्लास, ये बहुत गर्म हो जाता है और क्लास गर्मी बढ़ती है। देखा गया है क्लास हर 0.2 डिग्री सेल्सियस हर 10-10 साल में टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसको बोलते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है क्लास, जो पैटर्न है रेन का वो भी चेंज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लपट लगती है क्लास, हीट वेव चलती हैं, पेड़ पौधों को क्लास नुकसान होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है क्लास, मरीन लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल वार्मिंग और एयर पॉल्यूशन, ये दो हमारे यहाँ पे करंट चैलेंजेस चल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बताया मैंने, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, सी लेवल बढ़ जाता है क्लास, नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड, फेमाइन, हीट वेव्स आने लगती हैं, ग्लेशियर पिघलता है, ब्यूटी ऑफ नेचर, जो नेचर की ब्यूटी है ना वो खराब हो जाती है, नई नई बीमारियां इमर्ज होने लग जाती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सटेंडिंग द मॉस्किटोज, मच्छर, गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा मच्छर की तादाद भी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्लास हमारा जो मरीन लाइफ है वो भी बहुत इफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करें हम ओजोन डिप्लेशन। अगर मैं ओजोन डिप्लेशन की बात करूं तो सनलाइट जब नीचे आती है, धरती पर टकराती है ना, तो इसके साथ कुछ अच्छे रेज भी आते हैं क्लास, कुछ खराब रेज भी आते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना क्लास, यहाँ पे जब आप
यहाँ पे एक ओजोन लेयर होता है बेसिकली जो अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे नहीं आने देता। लेकिन क्योंकि आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लास क्लोरीन और ब्रोमीन का एक मिक्सचर कंपाउंड होता है जो बेसिकली कूलिंग सब्सटेंस से निकलता है एसी रेफ्रिजरेटर से, तो उसकी वजह से क्लास वो ओजोन लेयर में छेद कर देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक आ जाती हैं और क्लास वो इंसानों के ऊपर जब गिरेगी तो उसे स्किन कैंसर भी हो सकता है। और अंटार्कटिका जो पोलर रीजन है वहां पे ये छेद पाया भी गया था। बाद में क्लास देखो ये वो छेद है क्लास अंटार्कटिका के ऊपर, और आप बाद में क्लास क्या किया गया, इसको भरा गया। भरा कैसे गया क्लास, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभियान चलाया गया, ट्रीटी साइन करी गई, समझौता साइन कराया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके अकॉर्डिंग सारे कंट्री को बोला गया भैया कोई भी कूलिंग सब्सटेंस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती है आप उसको यूज नहीं करोगे, इसकी वजह से क्लास ओजोन लेयर इज नाउ रिकवरिंग। तो ओजोन लेयर बहुत जरूरी, तो हमको स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में इन्होंने सबसे पहले क्लास चलाया क्लास चिपको मूवमेंट 1973 में। इसके तहत लोग पेड़ों को चिपक जाते थे कि भैया पेड़ों को मत काटो, बड़े बड़े पेड़ होते थे, आते थे क्लास उसे पेड़ काटने के लिए, लेकिन क्लास ये मना करते थे कि भाई नहीं पेड़ों को मत काटो, पेड़ों से चिपक जाते थे, इतना प्यार था इनको पेड़ों से। दिस इज कॉल्ड क्लास चिपको मूवमेंट। और ये मूवमेंट इतना पॉपुलर हुआ उत्तराखंड के बाद धीरे 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 सल्कानी फॉरेस्ट और अलग अलग जगह पे क्लासेस जाने लगा, और अलकनंदा वैली से शुरू हुआ, फिर एपिको मूवमेंट चालू हुआ, एपिको मूवमेंट सल्कानी फॉरेस्ट में, एपिको मूवमेंट कर्नाटका में वो भी चालू हुआ क्लास। उसके तहत भी वहां पे भी लोग पेड़ों को जकड़ लेते थे कि भैया इसे मत काटो। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया 1973 में, और धीरे धीरे क्लास से अलग अलग स्टेट्स के अंदर चला गया, हिली एरिया के अंदर जहां पेड़ों को काटा जाता लोग पेड़ों को हक कर लेते थे, पेड़ों को मत काटो हमें काटो। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर मैं बात करूं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, इसका है 1974, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेसिकली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और इसका मेन काम था प्रमोट करना द क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीम्स वेल्स इन डिफरेंट एरिया एंड स्टेट। अलग अलग जगह पे क्लास आप जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसको प्रमोट करो, क्लीन करो क्लास यहाँ पे स्ट्रीम्स को, वेल्स को। इसके अलावा एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। ये मास मीडिया कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के थ्रू लोगों को जागरूक करते थे कि भैया पॉल्यूशन मत करो, पॉल्यूशन नहीं करो, फैक्ट्रियों के पीछे रूल रेगुलेशन बनाना, ये सारी चीज़ें क्लास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। इवन ये डेटा कलेक्ट करती है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे पब्लिश करती है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पॉल्यूशन है और उस पॉल्यूशन को कैसे ठीक किया जाए। इवन आप लोगों के सिलेबस में भी डाला गया है सो दैट आप इसको पढ़ सको और ध्यान रखो कि हम जहाँ रहते हैं हमें उसकी कदर होनी चाहिए। हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमें इस इन्वायरमेंट की फिक्र होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए, इसको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हम लोग को, जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम सब तरक्की करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज को इतना वेस्ट मत करो कि आगे आने वाली जनरेशन वो चीज़ देख ही ना पाए। पेट्रोलियम हमने खराब कर दिया, आज से 50 साल 100 साल बाद कोई नहीं जानेगा पेट्रोलियम जैसी चीज़ क्या होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे। इसी तरह से हमने पानी खराब कर दिया, हर कोई बिस्लरी का पानी पीता है। आज नलके से पानी निकाल के, कुएं से पानी निकाल के पीने वाला सिस्टम खत्म। ग्राउंड लेवल पे वाटर हमने इतना खराब कर दिया है। इसी तरीके से एक दिन हवा खराब हो जाएगी और शुद्ध हवा बच्चों को नहीं मिलेगी। आज से 100 साल बाद बच्चा पैदा होगा तो मास्क लगाएगा, जिंदगी भर मास्क लगाएगा, या फिर खुद को ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के जाएगा, क्योंकि क्लास हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर देंगे। आज हमें लगता है कैसे हो सकता है, आज से 50 साल पहले कोई कहता पानी अगर खरीद के पीना पड़ेगा हर एक बंदे को, तो लोग मानते नहीं थे, लेकिन आज हर एक बंदा पानी खरीद के ही पीता है। तो कहने का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप डेवलपमेंट करो लेकिन ये देखो कि भैया फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई चैलेंज मत करो, हर चीज़ बचा के रखो सो दैट फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई बात ना आए, उन लोग वो भी सब कुछ देख सके। सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करो सो दैट क्लास प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों इसका लाभ उठा सके। डैमेज मत करो इन्वायरमेंट को। ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया तो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। कंजर्व एंड नर्चर द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज। तो भैया हर एक जीव जंतु को आपने प्रोटेक्ट करना है, तभी लाइफ सिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम तभी बनता है, अगर कोई भी एक जानवर बीच में गायब हो गया तो इकोसिस्टम नहीं बनेगा। इसको मेंटेन करने के लिए चीता, मोदी जी ने क्लास लगभग 4 चीता या आई डोंट थिंक कितने चीता मंगवाए थे, अभी हाल फिलहाल अपने बर्थडे पे छोड़ा था जंगलों में, सो दैट कि हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना रहे। स्ट्रेटजीज क्या है, सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो। कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं, पुराने, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी जला रहे हो, कन्वेंशनल सोर्सेज कोयला जला रहे हो। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सनलाइट, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है क्लास, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करो। सोलर पैनल लगवाओ घर पे समझ रहे हो बात को, ये सब क्लास नॉन कन्वेंशनल है। क्लीनर फ्यूल यूज करो, सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस, इनका यूज करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करो क्लास। मिनी हाइडल प्लांट लगाओ। पहाड़ी एरिया में पानी गिर रहा होता है क्लास, ऊपर से बहुत सारे झरने झील मिलते हैं देखने के लिए आपको, तो जब झील मिलता है वहाँ पे झरने मिलते हैं, वहाँ पे क्लास टरबाइन लगा के उनके पानी के प्रेशर से आप टरबाइन घुमा के बिजली बना सकते हो। हाइडल प्लांट बोलते हैं, मिनी हाइडल प्लांट। विंड पावर, बड़े बड़े पंखे लगाते हैं क्लास, सो दैट की बड़े बड़े पंखे घूमे और क्लास टरबाइन को उसके थ्रू घुमा के बिजली बनाई जाए और कोयला ना जलाना पड़े बिजली बनाने के लिए। ट्रेडिशन, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, पुराने जो लोग नॉलेज रखते थे अपनी,
नेचुरल तरीके से काम करते थे, ट्रेडिशनल नॉलेज उसका यूज़ करें, हर जगह केमिकल का यूज़ ना करें, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, चाहे क्लास हेल्थ चीज़ हो। आप अपने दादा परदादा को देखना, बीमार पड़ते हैं तो नेचुरल तरीके से ठीक होने की कोशिश करते हैं, और हम लोग सीधे दवाई खरीदते हैं। अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, लोगों को अवेयर करो कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं क्लास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने लोग आते हैं क्लास, एक बस में इतने लोग आ सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अगर गाड़ियाँ चलाओगे क्लास, यानी कि आप कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पर भरोसा करो। सरकार को भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए, सो दैट लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के यूज़ करें। हर कोई अपनी गाड़ी लेके निकलेगा तो कितना तेल जलेगा और कितना पोल्यूशन होगा, कितना कार्बन एमिट होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा क्लास, और जाम भी होगा, और इवन क्लास हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी यूज़ करना चाहिए। तो सरकार को हमारा सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए, सो दैट हम लोग इजीली टाइम पे बस आए जाए तो हम लोग यूज़ भी करें, उसको सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम हमारा तैयार होगा। 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स बनाए गए हैं 20, उनको क्लास हमें अचीव करना है। 2030 तक हमें उसको अचीव करना है। ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें जीरो हंगर है, नो पॉवर्टी है क्लास, सबको एजुकेशन मिलेगा, इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, ये सारी की सारी चीज़ें, क्राइम कम हो जाएगा, ये सब क्लास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका सिग्नेचर न्यूयॉर्क में इंडिया ने भी किया है। और 2030 तक ये सारे गोल अचीव होंगे अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। हम बात करें क्लास, इस पूरे चैप्टर हम बात करें क्लास पाकिस्तान की, चाइना की, और हमारा प्यारा देश इंडिया की। इन तीनों ने अपने डेवलपमेंट पाथ किस तरीके से चुना, ये तीनों क्लास किस तरीके से लगभग क्लास 1947 1949 से लेकर अब तक क्लास किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी तय की है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें क्लास वीपी मेनन, आपको पता होगा सेक्रेटरी थे क्लास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सिविल सर्वेंट थे। और क्लास हमारे प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आयरन मैन या यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने ही क्लास अलग अलग रियासतों को जोड़ा। इन्हीं की वजह से क्लास आज हम पूरे भारत में घूम सकते हैं क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई वीजा ना कुछ, इन्हीं की वजह से, ये इनकी देन है। ये क्लास आयरन मैन या यूनिफायर ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। चलो हम बात करते हैं क्लास कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर किसे कहते हैं? बेसिकली दो कंट्री, सोवियत यूनियन जिसे आज की डेट में रशिया कहा जाता है, और दूसरा है क्लास यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनके बीच हमेशा से शुरू से क्लास एक जंग लगी रहती है क्लास, इसको, इस वॉर को बोलते हैं कोल्ड वॉर। दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला वॉर जो है यही वो कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर चला 1947 से लेकर 1991 तक। ये एक ऐसा पीरियड था जहां पे क्लास अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे के किसी इंसानों को नहीं मारा, कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक कोल्ड वॉर था, जियोपॉलिटिकल टेंशन इनके और इनके ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में कि अभी हम तुमसे रिलेशन नहीं रखेंगे, हम तुमसे सामान नहीं खरीदेंगे, इस तरीके से नोकझोंक चलती रहती है, किसी की डेथ नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 1 चला 1914 से 1918 तक, वर्ल्ड वॉर 2 चला 1939 से 1945 तक। अगर कोल्ड वॉर की बात करें तो हम यहाँ पे चाइना की भी बात करेंगे, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में चाइना भी इन्वॉल्व था। अगर सबसे पहले बात करें चाइना की, China, officially the People Republic of China, is a country in East Asia and the world most populous country with a population of around 1.4। देखो चाइना क्लास आप सबको पता है, चाइना पूरे के पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, साथ में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया है। और चाइना का स्टैब्लिशमेंट हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना का 1949 में। इसकी मैंड्रिन भाषा बोली जाती है, 70% चाइनीज लोग जो है वो लगभग मैंड्रिन भाषा बोलते हैं। अगर हम बात करें चाइना इकोनॉमी की, तो चाइना वर्ल्ड की क्लास ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। चाइना की इकोनॉमी बहुत हेर फेर हुआ है, जस्ट लाइक इंडियन इकोनॉमी। इन चाइना के जो मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं क्लास, सबसे पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1949 में जब माओ जेडोंग सरकार में आए जीत के, तो इन्होंने क्लास एक लंबी छलांग लगाने के बारे में सोचा, दिस इज कॉल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इन्होंने 15 साल के अंदर हम सबको पिछाड़ के आगे निकल जाएंगे। 1958 डेट याद रखना क्लास, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर देंगे। इन्होंने बोला कि जितने भी क्लास एग्रीकल्चर लोग कर रहे हैं उनको बोला कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर करो, एग्रीकल्चर को पुश किया कि फसल करो, ज़्यादा खेती जो है वो करो। और साथ में लोगों को बोला कि भैया आप अपने बैकयार्ड में स्टील प्रोडक्शन करो, कारखाने लगाओ स्टील्स के, छोटा छोटा क्लास भट्टी लगाओ जहां पे स्टील बनाई जा सके। रैपिड प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रैपिड तरीके से बढ़ाने की इन्होंने क्लास बात करी। लेकिन क्लास यहाँ पे ये फेल हो गए, क्योंकि क्लास यहाँ पे इनकी वजह से लगभग 30 से 55, लगभग मान लो आप ऑन एन एवरेज 4 करोड़ लोगों की जान चलेगी। कि इन्होंने क्लास 1947 में एक पेस्ट कंट्रोल एक्ट चलाया था, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लास मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़िया, बुरैया, स्पैरो, उनको खत्म कर दो बुरी तरीके से, क्योंकि फसल को बर्बाद कर देते हैं। चिड़ियाओं को इतना मारा कि चिड़ियाओं की संख्या गायब हो गई क्लास। और टिड्डी जो क्लास जिनको बोलते हैं
ग्रास ऊपर उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि एक साथ फसल को आके चर के चले जाते थे, लोगों को खाने को नहीं मिलता था, भूखे पेट रह रह के मर जाते थे लोग। लगभग 4 करोड़, ये बहुत बड़ा फिगर है क्लास। यूपी की आबादी लगभग 20-21 करोड़ है और 4 करोड़ लोग अकेले चाइना के अंदर क्लास मर जाते हैं ड्यू टू दिस फेमाइन, राइट। तो बहुत बड़ा फेमाइन है जो क्लास हिस्ट्री में हमेशा यादगार रहता है। बट कभी चाइना में बात इसकी नहीं होती क्योंकि चाइना में इतना फ्रीडम है ही नहीं। तो उन्होंने बोला क्लास इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, लोगों को इंकरेज किया। रूरल एरिया में कम्यून बना दिए। कम्यून का मतलब क्या है? सारी जमीन इकट्ठा करके आपको दे दी है, आप सारे मिलके खेतीबाड़ी करो, कलेक्टिवाइजेशन, मिलके खेतीबाड़ी करो। 26,000 कम्यून कवर हुए जिसने क्लास पूरा का पूरा फार्म पॉपुलेशन कवर कर लिया। जीएलएफ कैंपेन ने क्लास बहुत सारी प्रॉब्लम झेली, जैसे ड्यू टू क्लास एग्जॉशन, स्टारवेशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर और सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन, खाने को नहीं मिलता था लोग। सेकंड है ग्रेट पॉलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन में माओ जेडुंग ने एक बुक पब्लिश करी, इसका नाम था रेड बुक। इस बुक में इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी लिखी और लोगों को बोला कि भाई जो है यही सच है। लोग आंख बंद करके इन पे बिलीव करते थे क्लास और मारने पीटने पे आ जाते अगर कोई इस बुक को नहीं मानता तो। मतलब ये अंधभक्त की तरह थे कि भैया जितनी भी चीजें इसके अंदर लिखी हैं दैट्स रियली ट्रू और यही है, यही माओ जेडोंग सही है। आप हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ करो। अपोजिशन को बुरी तरीके से लोग धोते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा के हड़ताल करते थे और क्लास टीचरों को मारा पीटा करते थे कि भाई जो माओ जेडोंग ने कहा वो सही है। ये रिवॉल्यूशन था क्लास, कल्चरल रेवोल्यूशन। तीसरा रिफॉर्म्स। चाइना ने 1978 में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। 1978 में माओ जेडोंग जा चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। चाइना ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया। रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने क्या किया? शुरू में इस रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में लगाया। बाद में क्लास इसमें जो कम्यून लैंड थे उसको छोटे छोटे प्लॉट बांट के इंडिविजुअल लोगों को प्लॉट दे दिया और बोला आप खेती बाड़ी करो, बट ओनरशिप स्टिल उन्होंने अपने हाथ में रखी। लेटर फेज में इन्होंने क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, पहले एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड में, दूसरा क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया गया क्लास, सरकारी कंपनियों ने कंपटीशन देना चालू किया, प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस उनको दिया जाने लगा। फोर्थ है क्लास डुअल प्राइसिंग सिस्टम। इन्होंने 2 प्राइस सेट किया। कुछ कीमत जो कि जरूरी है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, उनकी कीमत सरकार सेट करेगी, जैसे हमारी कंट्री में होता है एमएसपी। कुछ कीमत क्लास, कुछ सामान ऐसा होता है जिनकी कीमत क्लास प्राइवेट फर्म खुद डिसाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड डुअल प्राइसिंग सिस्टम। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को बनाया गया जहां पे क्लास एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल हो पाएगा, जहां फैक्ट्री आएंगी, फॉरेनर आएंगे, अपने कारखाने खोलेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एससीजेड। अब हम पाकिस्तान की बात करें क्लास, इस्लामिक कंट्री क्लास वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। 14 अगस्त 1947 को हमने क्लास इंडिया से उनको आज़ादी मिली क्लास। इन्होंने बोला कि हम अलग हो जाएंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे ड्यू टू वेरियस रीजन, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। खैर वो एक अलग बात है। और 1971 में भी एक सिविल वॉर हुआ जिन्होंने क्लास ईस्ट और क्लास ईस्ट पाकिस्तान को क्लास एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे बांग्लादेश अलग हुआ। इंडिया में इंदिरा गांधी जी थी और उनके वजह से क्लास इन्होंने बांग्लादेश को बहुत परेशान कर रहे थे। पहले तो पाकिस्तान ही था, फिर हटके क्लास बांग्लादेश ही बना और ये 34th लार्जेस्ट कंट्री है। खैर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, यानी कि पाकिस्तान में जो डिसीजन है वो प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट दोनों मिलकर लेते हैं, जस्ट लाइक इंडिया। जबकि चाइना में सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें क्लास इन्होंने बेसिकली 1970 से पहले लगभग 1988 में रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन 1970 तक की सारा काम क्लास खुद कर रहे थे, सरकार कर रही थी। 1970 के बाद सारा का सारा काम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया, डीनेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को क्लास इन्होंने धीरे धीरे आज़ादी दे दी। यह है क्लास ईस्ट पाकिस्तान और इधर क्लास वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ इतना टॉर्चर करते थे क्लास, ईस्ट पाकिस्तान जो था उसको क्लास इंडिपेंडेंस बनाया क्लास, यानी कि इंदिरा गांधी जी की ऑब्वियसली हेल्प से, क्योंकि लोग यहाँ से भाग भाग के लगभग 1 करोड़ लोग इंडिया के अंदर घुस आए थे और इतने सारे लगभग 3 से 30 लाख लोगों की जान चली गई। बहुत बुरी तरह से एक्सटॉर्शन, टॉर्चर, रेप, मर्डर, मतलब बहुत ही बुरा हुआ क्लास यहाँ पे। जो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान ने इनके साथ इतना बुरा किया जिसकी वजह से क्लास फिर इनको एक अलग इंडिपेंडेंट आज ये बांग्लादेश है। अगर मैं बात करूँ क्लास फाइनेंशियल सपोर्ट की, 1970 से ही ये लोग क्लास उधार लेना स्टार्ट कर दिया। उधारी इनके ऊपर बहुत है, सब लोगों से उधार लेते रहते हैं, पैसा तो है नहीं इनके पास, बस उधार लेना काम है। 1970 में क्लास इन्होंने बहुत सारा उधार लिया वेस्टर्न नेशन से, अपने क्लास जो इमिग्रेंट हैं जो अलग अलग देश में जाकर रहते हैं उनसे उधार लेना चालू किया। और फिर इन्होंने क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है, जैसा इंडिया में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, सेम टू सेम वैसा ही क्लास वहाँ भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अगर मैं बात करूँ कंपेरेटिव स्टडी के अंदर तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखोगे एस्टिमेट पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन क्लास लगभग 1352 मिलियन है और यहीं पे अगर मैं देखूं क्लास चाइना की पॉपुलेशन 1393, मतलब इंडिया से भी ज़्यादा चाइना पॉपुलेटेड है। पाकिस्तान का 212 मिलियन। ग्रोथ रेट की बात करें, इंडिया का ग्रोथ रेट एनुअली 1.03 है, चाइना का 0.46। चाइना का ग्रोथ रेट कम है ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी जो कि अब बंद हो चुकी है क्लास। एक बच्चा ही पैदा कर सकता है, मतलब एक परिवार में एक ही बच्चा पैदा होगा बस। तो वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी चाइना ने, जिसकी वजह से क्लास बाद में हालांकि ये फेलियर डिक्लेयर हो गया और क्लास उसे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में
2.05। तो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है ना पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? इंडिया में 455 लोग रहते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। उसी जगह पे क्लास चाइना में 148 रहते हैं, पाकिस्तान में जस्ट 275। सेक्स रेशियो हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल है? 1000 मेल पे सिर्फ 924 फीमेल है, जो कि ये बहुत खराब रेशियो है। इससे अच्छा क्लास चाइना पाकिस्तान का 943 और चाइना का 949 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। फर्टिलिटी रेट, एक महिला यानी एक माता कितने बच्चे जन्म दे सकती है क्लास? इंडिया में 2.2 है ऑन एन एवरेज, चाइना का और कम है 1.7, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की फैमिली बड़ी होती है क्लास, जिसकी वजह से 3.6 है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो 34% एरिया इंडिया का अर्बनाइज है, जबकि चाइना में 59, पाकिस्तान में 37। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें इंडिया चाइना पाकिस्तान, यहाँ पे ग्रोथ रेट देखो क्लास, इंडिया ग्रोथ रेट 5.7 से 7.3 हो गया, जबकि चाइना का डिक्लाइन हो गया। इवन क्लास पाकिस्तान का भी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गया। जीडीपी ग्रोथ रेट अगर बढ़ रहा है इसमें इट मींस कि क्लास कंट्री अच्छा चल रहा है, इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। घट रहा है तो क्लास यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कम हो रहा है। परचेसिंग पावर पैरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे अगर मुझे इंडिया में 17 रुपए का एक बर्गर मिलता है तो सेम बर्गर मुझे यूएस में $1 का मिलेगा। तो आज मेरे पास यहाँ पे जो पैसा है मैं उस परचेसिंग पावर से यूएस में जाके कितना खरीद सकता हूँ, इस रेट को कहते हैं क्लास परचेसिंग पावर पैरिटी। ये तब यूज किया जाता है एक कंट्री की जीडीपी को किसी दूसरी कंट्री की जीडीपी से कंपेयर करना होता है, तो एक्सचेंज रेट से नहीं करते क्लास, परचेसिंग पावर पैरिटी से करते हैं। एक बर्गर यहाँ पे $3.57 का है और ये 2 पाउंड का है, तो इसके बीच में एक कंपैरिजन का रेट बनेगा, इसको बोलते हैं क्लास परचेसिंग पावर पैरिटी, जबकि एक्सचेंज रेट से इसका कोई देना नहीं है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की करेंसी से कंपेयर करने के लिए पीपीपी बनाया जाता है, और इंडिया में क्लास जो $1 है वो $23.24, यानी कि $1 की जो वैल्यू है पीपीपी में वो $23.24 है। मतलब अगर मैं इंडिया में $23 कमाता हूं तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड मुझे गुजारने के लिए यूएस में मुझे $1 कमाना पड़ेगा। मतलब $23 का अगर मैं एक बर्गर खा सकता हूँ इंडिया में, तो यूएस में मुझे सिर्फ $1 लगेगा। और इस एक्सचेंज रेट को वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है, और ये क्लास डेटा जो है 2021 का है। अब बात करते हैं सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन की, किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का 16% है, सेकेंडरी का 30% है 30, और सर्विस सेक्टर का 54%, जबकि चाइना में एग्रीकल्चर का 7% है, इंडस्ट्री का 41 और सर्विस का 52। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर जो आउटपुट बन रहा है पाकिस्तान का वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, पहले भी था। 19% इंडस्ट्री और 57% जो है सर्विस सेक्टर है। अब यही बात करें वर्कफोर्स, कितने लोग डिपेंड हैं किस सेक्टर पे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इंडिया में 43% लोग, मतलब 43% लोग काम करते हैं खेती बाड़ी का, और आउटपुट आता है सिर्फ 16%। 25% काम करते हैं इंडस्ट्री में, आउटपुट 30% आता है, और 32% काम करते हैं, आउटपुट 54%। सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर से रोजगार ले रहे हैं? एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है क्लास? सर्विस सेक्टर, ये ध्यान रखना। सिमिलरली क्लास चाइना में 26% लोग खेतीबाड़ी करते हैं, 28% लोग क्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 46% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में 41% एग्रीकल्चर में, 24% इंडस्ट्री में और 35% लोग जो है सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। पेपर में घबराना मत, ये डेटा तुमसे पूछेगा नहीं, ये डेटा बना हुआ आएगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। इतना आ जाए, ठीक है, यहाँ तक वर्कफोर्स वाला या जीबी वाला आ जाए और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसी भी एक कंट्री में सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं कि नहीं चल रही, उसको जानने के लिए क्लास एक टर्म दिया गया दैट इज कॉल्ड HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसी भी कंट्री में अगर इसकी रैंकिंग क्लास होती है 1 2 3 4, जिसकी रैंकिंग कम है वो सबसे अच्छा, जिसकी रैंकिंग बड़ी है वो क्लास खराब कंट्री है। इसकी नंबरिंग दी जाती है 0 to 1, जिसका 0 है वो कंट्री अच्छी नहीं है, जिसका 1 है वो कंट्री अच्छी है। हालांकि 1 तो किसी को मिलता नहीं, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली इन सब पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू, इंडिया का 0.645, चाइना का 0.761, पाकिस्तान का 0.557। रैंक की बात करें, इंडिया का रैंक 130 है लगभग 200 कंट्रीज में, 180-90 कंट्रीज में। चाइना का 87 है, चाइना का रैंक फिर भी अच्छी है, पाकिस्तान का और खराब है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कितने साल जिंदा रहता है ऑन एवरेज, इंडिया में 69.7 और चाइना में 76.9 और पाकिस्तान में 67.3। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ऑन एन एवरेज कितने साल आप स्कूल जाते हो, तो 15 साल से ऊपर के, तो 6.5 ईयर्स, 8.1 और ये 5.2। तो यहाँ भी चाइना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो जीएनपी है वो 6681 है पर पर्सन, और ये 16057 जो कि बहुत ज़्यादा है चाइना का जीएनपी पर, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है पर पर्सन का। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट की बात करें तो कितने बच्चों के 1000 में से कितने बच्चों को डेथ हो जाती है, तो 29 की डेथ हो जाती है इंडिया में, चाइना में 7 की, जबकि पाकिस्तान में 57 की। मैटरनल मॉर्टल रेट, महिलाएं जो बच्चे पैदा करती हैं क्लास साल, 1 लाख महिलाओं में से, सॉरी 1 लाख बच्चे पैदा जब होते हैं तो 1 लाख में से 133 महिलाएं मर जाती हैं। 1 लाख बच्चे पैदा हुए
तो उनमें 133 जो मदर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है क्रिटिकल प्रॉब्लम की वजह से। चाइना में जस्ट 29 है जो कि बहुत कम है, पाकिस्तान में 140 जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो तीनों सेम रास्ते में आए डेवलपमेंट में, यहाँ थोड़ा ध्यान समझना, तीनों सेम रास्ते में निकल के आए। जबकि चाइना को आज़ादी थोड़ा सा लेट मिला 1949 में, हमें मिल गई क्लास 1947 में, और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली उसी टाइम पे ही। तो इंडिया की बात करें, इंडिया मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है, सॉरी हर हर जगह पे आप देखोगे ना तो इंडिया जो परफॉर्म कर रहा है ना वो मॉडरेटली परफॉर्म कर रहा है। इंडिया हर जगह बीच में है, मतलब पाकिस्तान से आगे और चाइना से पीछे है, लेकिन अभी भी इंडिया एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज लैकिंग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है अभी भी। कंट्री में क्लास लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गरीबी रेखा से नीचे बहुत सारे लोग हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है। ये ओवरऑल क्लास इंडिया है, आज भी बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 1/4 लगभग। पाकिस्तान की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार टिकती ही नहीं है, कोई सरकार 5 साल पूरा ही नहीं कर पाती, उससे पहले गायब हो जाते हैं लोग। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेमिटेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना, और पास्ट में देखा जाए तो क्लास इन्होंने बहुत सारे लोन्स वगैरह ले रखे हैं, और जिसकी वजह से क्लास इस कंट्री में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी भी है। और ऊपर से इस कंट्री में मिलिट्री कंट्रोल ज़्यादा है, सरकार का कम, मिलिट्री का ज़्यादा कंट्रोल है, आए दिन अटैक करते रहते हैं वहाँ। तो मैनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में अभी शो कर रहा है, पहले ये सारी प्रॉब्लम थी, बट अब पाकिस्तान अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। चाइना की बात करें क्लास, पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत कम है, और पॉलिटिकल फ्रीडम कम होने की वजह से क्लास जो ह्यूमन राइट्स हैं वो एक मेजर कंसर्न है। जबकि लास्ट 3 डेकेड्स में इन्होंने मार्केट सिस्टम को फॉलो किया है। चाइना मार्केट सिस्टम को धीरे धीरे यूज कर रहा है, यानी कि अब वो प्रोड्यूसर के हिसाब से बना रहा है। हालांकि पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, और कलेक्टिव ओनरशिप लैंड की अपने पास रखता है क्लास, और लोगों को कहीं ना कहीं जमीन बांटा जाता है कि वो काम करें, टैक्सेस पे करें, बट ओनरशिप हमारे पास रहेगी। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट, सीधी सी बात है क्लास, इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत काम किया शुरू से ही, जिसकी वजह से क्लास चाइना आज बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इवन इन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड सब में आए रिफॉर्म्स लेके। 1988 में रिफॉर्म्स लाया पाकिस्तान, 1978 में लाया चाइना, 1991 में इंडिया ले गया। डेट ध्यान रखना, जीएलएफ 1955। अब आप मुझे कल्चरल रेवोल्यूशन का डेट कमेंट में मेंशन करो, राइट। तो इसके साथ क्लास इन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया, चैप्टर पूरा का पूरा डन। और इंडिया ने एक गलती की, वो रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में लेके नहीं आए, बस इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में लेके आए।